रेलवे स्टेशन पर एक लड़का खड़ा है। प्रोफाइल रजिस्टर करते वक्त वो अपने स्नीकर फोटो लेता है और मन ही मन सोचता है क्या यही सही जगह है। अगर नहीं हुई तो अगला स्टेशन ट्राई करेगा। तभी फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, उसकी प्रोफाइल अपडेट हो जाती है। वो एक एंडिंग तक पहुंच चुका है, ऐसी एंडिंग जो एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। उसे एक स्किल मिलती है। फिर एक और अलर्ट, अब वो 99वीं एंडिंग देख चुका है। पास ही एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है जो उसकी एक्साइटमेंट नोटिस करती है। तभी एक ट्रेन तेज रफ्तार से गुजर जाती है। जब वो दोबारा देखती है तो लड़का उदास लग रहा होता है। उसी वक्त उसका फोन बजता है। उसकी माँ गुस्से में उसे डांटती है, 2 दिन बाद कॉलेज का एग्जाम है और तुम अभी भी गेम खेल रहे हो, तुरंत घर आओ। वो सिर्फ कहता है हाँ माँ आ रहा हूँ। कॉल कट हो जाती है। तब एक और नोटिफिकेशन आता है। मैसेज लिखा होता है आपने सारी 99 एंडिंग्स देख ली हैं, आपकी ट्रू रीसेट लाइफ अब शुरू होती है। वो कंफ्यूज हो जाता है, ट्रू रीसेट लाइफ ये क्या है। रीसेट लाइफ एक हिडन गॉड टियर गेम था जो अपने टाइम से 6 साल पहले आ गया था और ज्यादातर प्लेयर्स उसे छोड़ चुके थे, लेकिन उसने इस गेम के अंदर अनेक जिंदगियां जी ली थी। वो सोचता है शायद ये कोई हिडन मोड हो। सिस्टम उसे एक स्किल चूज करने को कहता है जो वो इनहेरिट कर सकता है। वो एक सिलेक्ट करता है। स्क्रीन कुछ देर तक सेम रहती है, फिर अचानक कुछ अजीब होता है। एक नया इंटरफेस खुलता है, सीक्रेट स्किल अनलॉक होती है, रियलिटी फेरी टेल। सिस्टम डिक्लेयर करता है कि आपकी 100वीं जिंदगी रियल है। साथ ही एक और स्किल एक्टिवेट होती है, नेशनल टॉप स्कोरर। इस स्किल का मानना है सफलता 99% टैलेंट और सिर्फ 1% मेहनत होती है। पढ़ाई एक टैलेंट है, सिर्फ मेहनत बिना टैलेंट के बेकार है। क्विज सेशन के दौरान जैसे ही सवाल पूछा जाता है, जूनहो तुरंत जवाब देता है। मॉडरेटर दोबारा चेक करता है, आंसर बिल्कुल सही होता है। ब्रेक के टाइम स्टूडेंट्स उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। जूनहो को अचानक मैस्लो की एस्टीम नीड याद आ जाती है। तब जून अंदर आता है हैरान होकर। उसे जूनहो का इतना एडवांस नॉलेज देखकर शक होता है। वो कहता है दरवाजा बंद करो। बाद में जेजे को पता चलता है कि रीसेट लाइफ ने जूनहो को लगभग 50,000 फाइल्स रटवा दी थी और उसी से ये स्किल मिली है। जूनहो कहता है सिस्टम में जिंदा रहना किसी को भी जीनियस बना देता है। उस दिन नॉलेज उसके दिमाग में बिजली की तरह दौड़ती है। स्किल उसकी विल नहीं बल्कि उसका ब्रेन बदल रही होती है। 6 साल तक उसने रीसेट लाइफ पर सब कुछ दांव पर लगा दिया था। कुछ भी आसान नहीं था। हर एग्जाम थकान और उम्मीद दोनों लाता था। 1 महीने बाद स्कूल में बिग बेल चैलेंज की शूटिंग होने वाली होती है। जो लास्ट तक खड़ा रहेगा उसे स्कॉलरशिप मिलेगी। जेजे कहता है आज तुम पहले से ज्यादा चमक रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो सेलिब्रेट करने का सजेस्ट करता है, पोक कटलेट, इटालियन फूड और पिज्जा। जूनहो सोचता है मैं कभी मोटा क्यों नहीं होता। जैसे ही जूनहो क्लास में एंटर करता है पूरी क्लास चीर कर उठती है। उससे प्रीलिम स्कोर के बारे में पूछा जाता है। वो कामली कंफर्म कर देता है। टीचर कहता है शायद पूरे देश में ये अकेला परफेक्ट स्कोर है। प्रिंसिपल तो लगभग बेहोश हो जाता है और फुल सपोर्ट का वादा करता है। जेजे बस घूर के देखता रह जाता है। जूनहो माफी मांगता है, मेरी माँ को भी मुझ पर डाउट था। जेजे मजाक में कहता है लगता है तुम पर कोई भूत चढ़ गया है। घर पर जूनहो की माँ पूरे पड़ोस में उसका रिजल्ट अनाउंस कर देती है। जूनहो शर्मिंदा हो जाता है और सॉरी बोलता है। उसके पापा हंस के कहते हैं अगर पढ़ाई भी गेम जैसी होती है तो पहले बता देते। वो ट्यूटरिंग का आइडिया भी देते हैं। जल्द ही रिलेटिव्स के फोन आने लगते हैं। तब जूनहो डिसाइड करता है मैं अकेला ट्रैवल करूंगा। स्किल बताती है हर चीज मुमकिन है लेकिन सख्त कंडीशंस के साथ। एक मेथड में 77 डेज तक 108 बार प्रार्थना के बाव करने होते हैं। गेट बॉय में रिचुअल अजीब लगता है पर जरूरी है। वो बॉन्ड्रेंस टेंपल में चेक इन करता है। जेजे पूछता है सच में बाव किए। जूनहो कहता है अब शॉर्टकट्स काम नहीं करते। कम स्टैमिना के साथ शुरुआत ही मुश्किल होती है। मॉन्क वॉर्न करता है ये रास्ता बहुत कठिन है। कुछ बाउस के बाद ही जूनहो थक जाता है और छोड़ने का मन करता है। तब एंडी ऑडवे नाम का एक स्टूडेंट उसे जिम क्लोथ्स देता है। जिन उसका मजाक उड़ाता है और कहता है अपनी फोटो ले। जैसे ही जूनहो अपना चेहरा देखता है वो फ्रीज हो जाता है। हर फ्लॉ क्लियर दिख रहा होता है। वो चाहता है क्लियर स्किन, फिट बॉडी, लेकिन नई पहचान नहीं। वो अपने माँ बाप का बेटा ही रहना चाहता है। जाने से पहले उसकी माँ उसे पैसे देती है और अपनी पिछली लापरवाही मान लेती है। जूनहो इमोशनल हो जाता है और कहता है मैं वापस आऊंगा, ऐसा बनकर जिसमें आपको गर्व हो। आखिरी दिन मॉन्क मिलता है। जूनहो ज्यादा हेल्दी लग रहा होता है। पूछता है नीचे जाने के लिए तैयार हो। वो शुक्रिया अदा करता है और हाँ बोल देता है। इंचन एयरपोर्ट पर अचानक लड़कियों की चीख चिल्लाहट शुरू हो जाती है। कुछ मेल आइडल्स गुजर रहे होते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें पीछे हटने को कहते हैं। एक गार्ड को कॉल आता है, क्या कोई आइडल ग्रुप से अलग हो गया है। वो जवाब देता है नहीं। तब कॉलर समझता है जिसे वो सेलिब्रिटी समझ रहा था वो सिर्फ एक आम ट्रैवलर था। वो जल्दी से जूनहो से माफी मांगता है। पास खड़ी लड़कियां भी हैरान हो जाती हैं। एक कहती है मुझे लगा कोई रूकी एक्टर है। फिर वो हंसती है, वैसे हैंडसम तो है ही। तभी जूनहो को जून का कॉल आता है, तुम हो कहाँ। जिन्नो जवाब देता है कि वो अभी मीटिंग पॉइंट ढूंढ रहा है। जून उसे वार्न करता है ये तुम्हारा लास्ट चांस है सच बोलने का। जिन्नो तुरंत बोल पड़ता है प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराई है। उधर जून घर पर बैठा फोन पर बात करते हुए संतरा छील रहा होता है। वो कहता है लॉटरी टिकट की भी एक लिमिट होती है, बता इतनी किस्मत कहाँ से मिलती है। जिन्नो हंसता है और बोलता है ऐसा मत बोलो, तुम तो रोज टेंपल से मेरी फोटोज मंगवा रहे थे। स्किल वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे का मतलब ये नहीं होता कि 77 दिन में किसी का चेहरा तुरंत बदल जाए। इसका असली मतलब ये है चाहे कोई कितनी ही निचली जगह से शुरू करे, मिट्टी जैसे हाल में हो, अगर बिना रुके आगे बढ़ता रहे तो एक दिन कमाल की तरह खिल ही जाता है। प्लेन में फ्लाइट अटेंडेंट्स बार बार जूनो की सीट के पास आ रही होती हैं। इतना अटेंशन मिलने लगता है कि उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। एक तो पानी देते वक्त उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख कर दे जाती है। जूनो मन ही मन सोचता है
अच्छी लुक्स की पावर सच में डरावनी होती है। उसे अब तक इतनी स्लिप्स मिल चुकी होती हैं जितने कॉन्टैक्ट्स भी उसके फोन में नहीं है। उसे अपनी माँ की बात याद आती है। फॉरेन लैंग्वेज प्रोग्राम के सारे स्टूडेंट्स उसी की एज के हैं और क्योंकि उसने कभी स्कूल ट्रिप एक्सपीरियंस नहीं की तो उसे अच्छे से दोस्ती करनी चाहिए। जुन्नो सोचता है अब पढ़ाई भी अच्छी है और लुक्स भी, दोस्ती करना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। लेकिन मिलान पहुंचकर रूम में बैठकर वो कंफ्यूज हो जाता है। अभी तक किसी ने उससे बात ही नहीं की होती। तब उसे समझ आता है कि उसने क्या ओवरलुक कर दिया। लैंग्वेज प्रोग्राम के सारे स्टूडेंट्स टॉप परफॉर्मर्स हैं जो सालों की इंटेंस कंपटीशन से निकल कर आए हैं। उनका कॉन्फिडेंस उनकी अचीवमेंट्स पर बना हुआ है। उनकी नज़र में जुन्नो एक नॉर्मल पीयर नहीं बल्कि एक ओवरवेलमिंग प्रेजेंस बन चुका है। बिना जाने ही वो सबसे अलग लेवल पर खड़ा हो चुका है। ये इंसानी रिश्तों का एक सिंपल रूल है, लेकिन जिन्नों के लिए जो अभी अभी गेम्स में डूबी हुई जिंदगी से बाहर आया है, ये सब काफी हैवी लगता है। रात को वो बेड पर लेटकर सोचता है बस पूरे 2 हफ्ते अकेले न गुजारने पड़ जाएं। अगली सुबह जुन्नो एक कैफे जाता है। नींद पूरी नहीं हुई होती इसलिए थकान महसूस कर रहा होता है। ब्रेकफास्ट ऑर्डर करता है। खाना देखने में अच्छा होता है लेकिन अकेले खाने से सब कुछ फीका लगता है। फिर जैसे ही वो क्रोज़ॉन्ट का पहला बाइट लेता है, भूख धीरे धीरे लौट आती है। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और टेस्ट बिल्कुल नया और रिच होता है। वो सोचता है ये कौन सा जैम है, कोरिया में तो कभी ऐसा टेस्ट नहीं आया। पास ही एक आदमी शांति से कॉफी पीते हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। जिन डिसाइड करता है कि वो भी उसी की तरह एंजॉय करेगा। आखिर मिलान में है, लेकिन जैसे ही वो कॉफी का सिप लेता है उसका चेहरा बिगड़ जाता है। टेस्ट इतना कड़वा होता है कि वो सोचता है क्या गलत ऑर्डर कर दिया। तभी एक आवाज आती है। इटली में कैफे का मतलब एस्प्रेसो होता है। वो ऊपर देखता है। एक खूबसूरत इटालियन औरत सामने खड़ी होती है। वो पूछती है ओनर ने एक्सप्लेन नहीं किया। जुनो मान लेता है कि उसे पता नहीं था और कहता है कि पहले चेक कर लेना चाहिए था। दिल ही दिल में वो सोचता है ये बहुत सुंदर है। वो मुस्कुराकर बोलती है तुम्हारी इटालियन इतनी नेचुरल है कि मुझे लगा तुम्हें सब पता होगा। फिर कहती है तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशंस इंटरेस्टिंग है इसलिए मैंने बात की। वो पूछती है तुम मॉडल हो या एक्टर। जुनो बोलता है नहीं, मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ, यूनिवर्सिटी शुरू करने वाला हूँ। वो हंसकर कहती है इतनी अच्छी लुक्स का वेस्ट है। जुनो थोड़ा शर्माते हुए बोल देता है आप भी बहुत सुंदर हैं। वो हंस पड़ती है थोड़ा और कॉन्फिडेंट होना सीखो। फिर वो अपना बिजनेस कार्ड देती है और हल्की सी किस उसके गाल पर कर देती है। जुनो बिल्कुल स्टन रह जाता है। वो कहती है अगर इंटरेस्टेड हो तो कॉल करना, और मजाक में ऐड करती है अगर मुझे पता होता कि बिना ग्लासेस के इतने हैंडसम हो तो लिप्स पर किस करती। जुनो को यकीन ही नहीं होता कि अभी अभी क्या हुआ। वो कार्ड देखता है, एक इटालियन मॉडलिंग एजेंसी का कार्ड होता है। तभी उसे माँ की बात याद आती है, चीज़ों को ज़्यादा जल्दी सीरियस मत लेना। वो समझ जाता है ये स्ट्रीट कास्टिंग है। तभी वो अचानक बोल पड़ता है खाना बहुत स्पाइसी है। पास बैठी एक औरत पूछती है क्या स्पाइसी। वो उसे पहचान लेता है, किम सॉन्ग मी, चैलेंज बिग बेल की राइटर और लैंग्वेज प्रोग्राम की सुपरवाइजर। वो कहती है मुझे नू ना बुलाओ और बताती है कि वो सुबह तक काम कर रही थी और बहुत थक गई है। वो पॉइंट आउट करती है कि जूनो इतनी सुबह जाग रहा है जबकि बाकी सब अभी सो रहे होंगे। जूनो बताता है कि वो एक्साइटमेंट के चलते सो नहीं पाया और उसे लगता है कि सनमी शायद उसे समझ पाएगी। तभी कैफे ओनर एक लग्जूरियस डिश सनमी के सामने रख देता है। दोनों हैरान हो जाते हैं। जूनो सोचता है शायद अडल्ट होने का पावर होगा, लेकिन सनमी हेड शेक करती है। वो कहती है ऑर्डर मिक्सअप हुआ होगा और जूनो को ओनर से बताने को कहती है। जब जूनो बोलता है तो ओनर इंसिस्ट करता है कि डिश सही है। जूनो को शक होता है कहीं टूरिस्ट्स को एक्स्ट्रा चार्ज करने का स्कैम तो नहीं। तब ओनर कहता है मैं बस चाहता हूं कि आपकी आंखें थोड़ी देर और मेरे कैफे में चमकती रहें। सनमी ठंडी नज़र से जूनो को देखती है और कहती है ट्रांसलेट करो। उसकी तीखी आंखों के सामने जूनो को ठंड सी महसूस होती है और शब्द ढूंढना मुश्किल हो जाता है। आखिर सनमी ओनर को शांत और पोलाइट तरीके से थैंक यू बोल देती है। उसका चेहरा बिल्कुल कंपोज्ड होता है, लेकिन जूनो खुद को रोक नहीं पाता और पूछ लेता है आपको बुरा तो नहीं लगा। वो उस तरफ इशारा करता है और बोलता है कि वो आदमी क्लियरली उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात को इतनी आसानी से कैसे इग्नोर कर सकी है। इस पर सुमी बिल्कुल शांत रहकर कहती है कि इसमें गलत क्या है, उसके लिए ये बस एक सिंपल सी काइंडनेस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर वो बात को घुमाते हुए जीनो से कहती है कि उसे इस बात की ज्यादा चिंता होनी चाहिए कि सुबह एक खूबसूरत लड़की ने पहले उसके साथ खुलकर फ्लर्ट किया था। जीनो ये सुनते ही फ्रीज हो जाता है। उसे थोड़ी शर्म महसूस होती है और वो बिना सोचे समझे नजर हटा लेता है। साई उसके रिएक्शन को ध्यान से देखती है और कहती है कि वो एक रेयर टाइप का इंसान है जो चाहे तो पूरी दुनिया जीत सकता है, लेकिन फिर भी अंदर से इतना सीधा और अपनी खुद की अपील से अनजान है। थोड़ी देर बाद वो अचानक उससे पूछती है कि उसके हिसाब से ब्रॉडकास्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। जीनो ऑनेस्टली जवाब देता है कि प्रिटी सेलिब्रिटीज, स्ट्रॉन्ग विजुअल्स और अच्छी लाइटिंग। वो समझाता है कि पहले लोगों का अटेंशन विजुअली अट्रैक्ट करना जरूरी होता है, वरना कोई देखेगा ही नहीं, और जब व्यूअर्स ही नहीं होंगे तो रेटिंग्स का सवाल ही नहीं उठा। सुमी सिर हिलाकर मानती है कि वो सही कह रहा है। फिर पूछती है कि क्या यही बात चैलेंज बिग बेल पर भी अप्लाई होती है। वो बताती है कि ब्रॉडकास्टिंग शब्द ब्रॉड और कास्ट से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है मैसेज को दूर
तक फैलाना। अगर किसी को कुछ कन्वे करना है तो सबसे पहले उसका अटेंशन पकड़ना जरूरी होता है। वो एग्जाम्पल देते हुए कहती है कि सुबह जो लड़की जीनो के साथ फ्लर्ट कर रही थी, उसने अपनी लुक से उसका ध्यान खींचा और कैफे ओनर ने अपने बिहेवियर और सर्विस से अटेंशन ग्रैब किया। दोनों अपना अपना मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे, चाहे रिजल्ट परफेक्ट हो या ना हो। फिर वो एक और मिसाल देती है कि अगर कोई अपना अफेक्शन दिखाने के लिए फूल दे लेकिन सामने वाले को फूल पसंद ही ना हो तो वही अफेक्शन कंफर्ट देने के बजाय डिस्कंफर्ट बन जाता है। जीनो ये बात तुरंत समझ लेता है। उसे अपने पास्ट के कुछ मोमेंट्स याद आ जाते हैं जहां उसकी अच्छी नीयत को लोगों ने गलत समझा था और वो चुपचाप सिर हिला देता है। इसी दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक यंग लड़की दिखाई देती है जो इटालियन बुक पकड़कर पढ़ने की कोशिश कर रही होती है। वो प्रोनाउंसिएशन में अटक जाती है और थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है क्योंकि इटालियन इंग्लिश से काफी अलग होती है। तभी कोई चुपचाप उसके पास आता है और वो सरप्राइज में ऊपर देखती है। इससे पहले जीनो साई से पूछता है कि अगर फूल की जगह खुद इंसान ही पसंद ना आए तो क्या करना चाहिए। साई सीधा जवाब देती है कि ऐसे लोगों पर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं जो तुम्हें पसंद ही नहीं करते, और साथ ही उसे रीअश्योर करती है कि उसे इस बात को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ टाइम बाद जीनो एक लेडी से पोलाइटली स्माइल के साथ पूछता है कि क्या वो किसी चीज में मदद कर सकता है। ये लैंग्वेज स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम का चौथा दिन होता है। कोरियन लड़के जो पहले से एक दूसरे को जानते होते हैं पास ही एक चर्च देखते हैं और मजाक में बोलते हैं कि थोड़ी प्रेयर कर लेते हैं, शायद किमची स्ट्यू बरस जाए। फिर वो हंसकर कहते हैं कि इटली आए हैं तो शायद इटालियन में प्रेयर करनी चाहिए। इसी बीच वो जीनो को चुपचाप इटालियन में बात करते हुए देखते हैं और उसे स्ट्रगल करता देखकर लगता है जैसे वो भी अपनी ही एक लड़ाई लड़ रहा हो। जीनो धीरे धीरे नोटिस करता है कि सुमी की एडवाइस काम कर रही है। उसकी बातों ने जीनो के अंदर छिपी हुई हिम्मत और प्रोएक्टिवनेस को बाहर निकाल दिया है। उसे इनिशिएटिव लेते देखकर आसपास के लोग भी एनकरेज होने लगते हैं। वो कुछ लड़कियों के साथ फोटोज लेता है जो बाद में ऑनलाइन अपलोड होती हैं और बहुत जल्दी उन्हें काफी लाइक्स मिलने लगते हैं। इस अचानक मिल रही अटेंशन से कुछ लड़कों के अंदर थोड़ी जलन भी पैदा हो जाती है। काफी देर तक बातचीत के बाद जीनो लड़कों के मुकाबले लड़कियों के ज्यादा करीब हो जाता है। वो खुद से सोचता है कि अब नए टूरिस्ट स्पॉट्स पर जाना थोड़ा बोरिंग लगने लगा है क्योंकि हर जगह फोटोज लेने का प्रेशर होता है। एक लड़का मजाक में बोलता है कि हैंडसम लोग नेचुरली ज्यादा अटेंशन ले जाते हैं और एवरेज गुड लुकिंग होना एक्चुअली बेस्ट होता है। सब लोग हंस पड़ते हैं और मोमेंट को एंजॉय करते हैं। इसी बीच जीनो के फोटोज 10,000 से ज्यादा लाइक्स क्रॉस कर चुके होते हैं। ये देखकर जीनो को एक झटका लगता है। उसे रियलाइज होता है कि अगर वो सीधा खड़ा ना हो या कपड़े ठीक से ना पहने तो फोटोज ऑकवर्ड लग सकती हैं। वो तुरंत लड़कियों से पूछता है कि क्या फोटोज अपलोड हो चुकी हैं, और जब पता चलता है कि ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं तो उसे यकीन ही नहीं होता। जीनो तुरंत रीसेट लाइफ फोरम पर जाता है। उसका दिल तेज धड़क रहा होता है जब वो एक डिटेल्ड पोस्ट लिखता है जिसमें वो क्लेम करता है कि उसने फाइनली बेस्ट स्किल अनलॉक करने का तरीका ढूंढ लिया है। वो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता है कि ये स्किल सिर्फ मॉडलिंग तक लिमिटेड नहीं है बल्कि उस नेचुरल टैलेंट से आती है जो हर इंसान के अंदर होता है, बस अक्सर पहचाना नहीं जाता। ये स्किल उन लोगों के लिए होती है जो अपने कॉन्फिडेंस और चार्म के साथ खुद को नेचुरली कैरी कर सकते हैं। बाद में केव में बैठकर वो सोचता है कि सब कुछ इतनी तेजी से कैसे बदल गया। उसे कभी नहीं लगा था कि वो इतनी जल्दी इतनी सारी स्किल्स गेन कर लेगा। वो खुद से पूछता है कि क्या वो बाकी की 99 स्किल्स भी हासिल कर पाएगा। ये सोच उसे एक्साइट भी करती है और थोड़ा ओवरवेल्म भी। उसे लगता है जैसे पहले सीबीटी रिवॉर्ड्स मिले, फिर ओबीटी रिवॉर्ड्स और अब अटेंडेंस रिवॉर्ड्स, सब एक के बाद एक स्टैक होते जा रहे हैं। इसी बीच भीड़ के बीच से एक तेज आवाज सुनाई देती है। जीनो अपनी सोच से बाहर आता है और उस तरफ देखता है। वहां एक फोटोग्राफर गुस्से में चिल्लाता हुआ दिखाई देता है जो एक मॉडल पर भड़क रहा होता है क्योंकि वो उसके कहने के हिसाब से पोज नहीं कर पा रही होती। फोटोग्राफर गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहता है कि वो अब एजेंसी के साथ काम नहीं करेगा और इतनी बेकार डिले बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका गुस्सा हवा में इतना भारी हो जाता है कि टेंशन ऑलमोस्ट महसूस होने लगती है। इसी हल्ला गुल्ला के बीच अचानक उसकी नजर पास खड़े जिनो पर पड़ती है। उसके चेहरे पर एकदम से बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो हंस पड़ता है जैसे किस्मत ने खुद उसे तोहफा पकड़ा दिया हो। वो जोर से कहता है कि आज तो भगवान भी उसके साइड हैं और बिना एक पल गवाए हुक्म देता है कि किसी भी तरह जिनो को तुरंत यहाँ लाया जाए। हॉटेस्ट थिंग नाम की स्किल का मतलब मेहनत करके या पैसे खर्च करके टॉप पर पहुंचना नहीं होता, बल्कि ये होता है कि लोग कब और किस वक्त तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। कुछ लोग बस स्पॉटलाइट में रहने के लिए ही पैदा होते हैं। फोटोशूट के सेट पर प्रोफेशनल मॉडल लियोनार्डो को जब पता चलता है कि उसे हटाकर एक एमेचर को लाया गया है तो उसका गुस्सा और भी भड़क उठता है और वो एमेचर कोई और नहीं जिनो ही होता है। जिनो, जो इस दुनिया में बिल्कुल नया है, मेकअप आर्टिस्ट से सीधा पूछ लेता है कि अगर मेकअप लगाने के बाद चेहरा खुजलाने लगे तो क्या करें, क्योंकि ये उसका पहला फोटोशूट है। मेकअप आर्टिस्ट उसे सीधा जवाब देता है कि बस थोड़ा झेलना पड़ेगा। ये सुनकर लियोनार्डो और ज्यादा इरिटेट हो जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जिनो ने ना कभी फोटोशूट किया है ना ही कभी मेकअप लगाया है। लेकिन फोटोग्राफर को बिल्कुल याद होता है कि उसने जिनो को क्यों चुना था। सिर्फ उसकी शक्ल की वजह से नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि वो भीड़ में खड़े होकर भी नेचुरली अलग चमकता है। इसी वक्त जिनो साई के साथ कॉल खत्म करता है और फोटोग्राफर को बताता है कि उसने सुपरवाइजर से शूट शुरू करने की परमिशन ले ली है। फोटोग्राफर थोड़ा हैरान होकर पूछता है कि क्या जिनो सच में प्रोफेशनल मॉडल है। जिनो ऑनेस्टली मानता है कि उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन उसके पास एक प्रोफेशनल मॉडल जैसे स्किल्स हैं, बस वो फेमस नहीं है और किसी एजेंसी का हिस्सा भी नहीं है। जैसे ही शूट शुरू होता है फोटोग्राफर खुद स्टंट रह जाता है, यहाँ तक कि लियोनार्डो भी ये मानने पर मजबूर हो जाता है कि सिर्फ देखकर ही वो फाइनल फोटो स्प्रेड इमेजिन कर सकता है। उसके दिमाग में तस्वीर बनने लगती है कि कैसे रीडर्स स्क्रोलिंग के बीच रुक जाएंगे और जिनो के फोटोज को देखते ही रह जाएंगे। सबसे ज्यादा जो चीज उसे चुभती है वो ये होता है कि जिनो बिना कोशिश के ही इतना कूल लग रहा होता है। लियोनार्डो असल में यहाँ फॉल्ट्स निकालने और शायद फोटोग्राफर का मजाक उड़ाने के इरादे से खड़ा था, लेकिन अब उसे टैलेंट और प्रेजेंस का फर्क खुद मानने के अलावा कोई चॉइस नहीं बची होती। बाद में सुसु वापस आकर जिनो शावर से बाहर निकलता है और अपने लैंग्वेज स्टडी ट्रिप के बारे में सोचता है। नए एक्सपीरियंसेस, नए दोस्त, वो अचानक हुआ फोटोशूट और जो
जो कुछ उसने सीखा सब एक एक करके उसके दिमाग में घूम जाता है। इन सब के बीच जो बात उसे सबसे ज्यादा खुशी देती है वो ये होती है कि वो पहली बार अपने पेरेंट्स के लिए अपनी कमाई से गिफ्ट्स खरीद पाया। तभी वो देखता है कि उसकी माँ वही स्कार्फ पहने हुए उसके पास से गुजरती है जो उसने इटली में उसके लिए लिया था। जिनो थोड़ा सरप्राइज होकर पूछता है कि सुबह सुबह ही वो स्कार्फ क्यों पहने हुए है। उसकी माँ मुस्कुराते हुए कहती है कि वो अपने बेटे का दिया हुआ गिफ्ट हर जगह प्राउडली दिखाना चाहती है। ये सुनकर जिनो के सीने में एक गर्म सी गर्व की फीलिंग भर जाती है। इसी दौरान जिनो के पिता बॉयल स्टेशन पर होते हैं और वहां का एक एम्प्लॉय उनकी कलाई पर पहनी नई घड़ी नोटिस कर लेता है। गर्व से चमकते हुए जिनो के पापा बताते हैं कि ये घड़ी उनके बेटे ने खुद अपनी कमाई से ली है जो उसने इटली में मॉडलिंग करके कमाई थी। एम्प्लॉय भी इंप्रेस हो जाता है, सिर्फ घड़ी से नहीं बल्कि उसके पीछे की कहानी से भी। घर पर जिनो की माँ बर्तन धोते हुए कैजुअली पूछती है कि क्या उसे अपनी बुआ जिनसुक याद है। जिनो तुरंत याद कर लेता है कि वही रिलेटिव जो हमेशा उसे और उसकी माँ को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। माँ बताती है कि बुआ जिनसुक चाहती है कि जिनो उसके बच्चे को ट्यूशन दे। जिनो शांति से जवाब देता है कि वो पढ़ा सकता है लेकिन वो बुआ पर ट्यूटर फीस का बोझ नहीं डालना चाहता। वो समझ जाता है कि उसकी माँ थोड़ी सी बदला लेने के लिए मना करना चाहती थी पर उसके पास कोई ठीक बहाना नहीं था। फिर माँ आंट मे का जिक्र करती है जो हमेशा जिनो और उसकी माँ का साथ देती आई है और काफी अच्छा अलावेंस भी देती है। जिनो कहता है कि वो ज्यादा पिकी नहीं है लेकिन आंट मयांग का अलावेंस काफी सब्सटैंशियल होता है इसलिए वो मना नहीं करेगा। ये सुनकर उसकी माँ खुशी से चमक उठती है। जिनो खुद से सोचता है कि अगर पढ़ाई अच्छी हो तो ऐसे रिवॉर्ड्स मिलना मुमकिन होता है और उसे दिल से शुक्रिया महसूस होता है कि उसने नेशनल टॉप स्टूडेंट वाली स्किल हासिल की जिसने ये सब पॉसिबल बना दिया। थोड़ी देर बाद उसकी माँ पूछती है कि क्या उसे सच में नहीं चाहिए कि वो साथ चले। जिनो उसे रीअश्योर करता है कि सिर्फ एंट्रेंस सेरेमनी है, ग्रेजुएशन नहीं। तब माँ नोटिस करती है कि जिनो वही सूट पहने हुए है जो उसने इटली में उसके लिए खरीदा था। जिनो बताता है कि जून ने जिद की थी कि सेरेमनी में सूट पहनना ही चाहिए। उसे याद आता है कैसे जून जोर जोर से बोल रहा था कि सूट अडल्टहुड का सिंबल होता है और कॉलेज फ्रेशर्स को जरूर पहनना चाहिए। माँ हल्का सा हंसकर कहती है कि उसके टाइम से काफी चीजें बदल गई हैं। जिनो मुस्कुराता है, लेट होने पर कॉल करने का वादा करता है और घर से निकल पड़ता है। कॉलेज पहुंचते ही सारी नजरें उस पर टिक जाती हैं। वो पूरे कैंपस में इकलौता फ्रेशमैन होता है जो सूट पहने होता है और लोग अज्यूम कर लेते हैं कि वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, जिन्नो को अचानक रियलाइज होता है कि जेजे ने उसे सूट पहनाने के लिए पूरी तरह से ट्रैप कर दिया था। उसके दिमाग में इरिटेशन की एक लहर सी दौड़ जाती है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्कूल के अंदर बाकी फ्रेशर्स बेचैन होते जा रहे होते हैं क्योंकि जुन्नो अभी तक आया नहीं होता। आज उसे फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव के रूप में एंट्रेंस प्लेज देना था और सेरेमनी शुरू होने वाली होती है। एक स्टूडेंट सजेस्ट करता है कि क्लास प्रेसिडेंट उसे कॉल करे लेकिन प्रेसिडेंट वहीं फ्रीज हो जाता है। उसके पास जुन्नो का नंबर ही नहीं होता। वो हैरानी से बोलता है कि जो बंदा ओरिएंटेशन भी स्किप कर गया हो और सोशल मीडिया भी यूज ना करता हो उसे ढूंढे कैसे। तब सबको पता चलता है कि जुन्नो लैंग्वेज स्टडी ट्रिप पर गया हुआ था और ओरिएंटेशन पूरी तरह मिस हो गई थी। फ्रेशमैन फ्रस्ट्रेशन में इमेजिन करते हैं कि जुन्नो शायद मेन गेट से कैजुअली अंदर आ रहा होगा, हाथ में आइस्ड अमेरिकानो और उनकी पैनिक से बिल्कुल बेपरवाह। इसी बीच पास ही दो फीमेल सीनियर्स खड़ी होती हैं, अपने फोन में एक अनोनिमस पोस्ट स्क्रॉल कर रही होती हैं जिसमें जुन्नो की एक फोटो होती है। चेहरा आधा छुपा होने के बावजूद उसकी हैंडसमनेस फोटो से ही फील हो रही होती है। एक सीनियर कहती है कि ऐसा लड़का उनका जूनियर हो ही नहीं सकता, जबकि दूसरी दिल ही दिल में पूरी शिद्दत से चाहती है कि काश ये सच हो। तभी जुन्नो खुद उनके पास आकर पोलाइटली पूछता है कि क्या वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की सीनियर्स हैं। दोनों लड़कियां शॉक में आ जाती हैं जब उन्हें रियलाइज होता है कि फोटो वाला बंदा सामने खड़ा है। वो तुरंत हाँ बोलती हैं। जुन्नो तुरंत अपना इंट्रोडक्शन देता है, बताता है कि वो एंट्रेंस प्लेज के लिए जिम्मेदार है और लेट होने के लिए सिंसियरली माफी मांगता है। जो फ्रेशमैन अभी तक उसकी वजह से गुस्से में थे उसे सामने देखकर अपना गुस्सा रोक नहीं पाते। वो रियलाइज करते हैं कि जुन्नो वाकई में अलग ही लेवल का लग रहा है, बिना कुछ किए ही सबका अटेंशन खींच लेता है। जैसे ही जुन्नो प्लेज पढ़ना शुरू करता है कुछ मिनट पहले जो लोग इरिटेटेड थे वो भी उसकी तरफ खिंच जाते हैं। जो सबसे ज्यादा गुस्से में थे वो भी मन ही मन मानने लगते हैं कि अब वो उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगे हैं। सिर्फ 10 मिनट पहले कुछ स्टूडेंट स्पेकुलेट कर रहे थे कि कैसे कोई इतने परफेक्ट सीसैट स्कोर्स ला सकता है और फिर भी इतना गुड लुकिंग हो सकता है, कैसे सिर्फ उसका सूट ही हजारों डॉलर का लगता है। एक स्टूडेंट को याद आता है कि उसने किसी ओपनिंग पार्टी में एक चेबल हेयरकट के साथ टेल कोट पहने हुए आदमी को देखा था और वो सोचता है कि जुन्नो शायद किसी अमीर फैमिली से बिलोंग करता होगा, भले ही वो कोई फेमस सक्सेसर ना हो। वो एक पल के लिए सोचता है कि ऐसे बंदे को डांटना कैसा होगा, फिर खुद ही रियलाइज करता है कि ये फ्यूबल सोच है क्योंकि जुन्नो जैसे लोग कभी भी बिना ट्रेस छोड़े गायब हो सकते हैं। आखिरकार वो बस चुपचाप उसे देखते रहना ही बेहतर समझता है, इम्प्रेस्ड भी और थोड़ा इंटिमिडेटेड भी। प्लेज खत्म होने के बाद जुन्नो गहरा झुककर दोबारा माफी मांगता है, ना किसी से कांटेक्ट कर पाने के लिए और ना ही ओरिएंटेशन अटेंड कर पाने के लिए। वो ऑनेस्टली बताता है कि उसे लगा था कि लैंग्वेज स्टडी ट्रिप जिंदगी में एक ही बार मिलने वाला मौका है, इसलिए वो ओरिएंटेशन बिल्कुल भूल गया। वो मानता है कि उसे सीनियर्स का कांटेक्ट निकालकर पहले ही इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, लेकिन सीनियर उसकी बात को हाथ हिलाकर टाल देता है और कहता है कि ओरिएंटेशन कोई कंपलसरी चीज नहीं है और वो पुराने जमाने के सीनियर्स नहीं है जो इस बात को दिल पर लें। फिर सीनियर पूछता है कि जुन्नो बार बार ओरिएंटेशन का जिक्र क्यों कर रहा है। जुन्नो थोड़ा हेजिटेट करता है, फिर सच बताता है कि उसने पहले सीनियर को उसके बारे में जोर जोर से बात करते हुए सुन लिया था। सीनियर को तब समझ आता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वो तुरंत माफी मांगता है, फिर पूछता है कि जुन्नो सूट क्यों पहने हुए है। जुन्नो पहले सोचता है कि बोल दे कि बस अटेंशन के लिए पहना है, लेकिन
लेकिन फिर रुक जाता है क्योंकि वो कॉलेज के शुरू होते ही सबसे अलग होकर अकेला नहीं पढ़ना चाहता। इसलिए वो तुरंत इम्प्रोवाइजेशन करता है और बोलता है कि कल उसका कोरिया यूनिवर्सिटी मैगजीन के लिए एक फोटोशूट इंटरव्यू है जो एंट्रेंस सेरेमनी के बाद शेड्यूल्ड है। सीनियर ये सुनते ही शॉक हो जाता है। टुमारो कोरिया का पहला यूनिवर्सिटी मैगजीन होता है जिसे लगभग हर एम्बिशियस कोरियन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ड्रीम करता है। सीनियर समझ जाता है कि जुन्नो के परफेक्ट स्कोर्स और स्ट्रॉन्ग विजुअल्स के साथ यूनिवर्सिटी उसे शोकेस करना ही चाहेगी। जुन्नो आगे एक्सप्लेन करता है कि ऑफर मिलते ही उसने घंटों सोचा कि कैसे रीडर्स के दिमाग में कोरिया यूनिवर्सिटी के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जो स्कूल का सबसे प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट है, को उसकी पिक्टोरियल के साथ एसोसिएट किया जाए। उसे खुद हैरानी होती है कि वर्ड्स इतनी स्मूथली कैसे फ्लो कर रहे हैं। ये नेशनल टॉप स्कोरर स्किल का काम होता है। वो और आगे लॉजिक देता है कि कोरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, जो देश के सबसे इंटेलिजेंट यंग माइंड्स होते हैं, उनके बीच बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा अटायर सबसे ज्यादा सूटेबल और रिस्पेक्टेबल होगा। सोच विचार के बाद वो कंक्लूड करता है कि सूट के अलावा कोई और कपड़े डिपार्टमेंट के लेवल के लायक ही नहीं है। एक पल के लिए जुन्नो खुद सोचता है कि शायद वो थोड़ा ज्यादा बोल गया क्योंकि वो सीधा किसी दोस्त पर ब्लेम भी डाल सकता था, लेकिन सीनियर जुन्नो की सॉलिड रीजनिंग से पूरी तरह इंप्रेस होकर उससे कहता है कि वो उसे भाई बुला सकता है। ये जेन्युइन अप्रूवल और एडमिरेशन का साइन होता है। बाद में जुन्नो एक कन्वीनियंस स्टोर में अपनी पार्ट टाइम शिफ्ट करता हुआ दिखाई देता है। जिन्नो के सूट वाले बहाने को याद करके जुन हल्की सी हंसी के साथ चकल करता है। वो सर हिलाता हुआ हंसता है और कहता है कि उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि जिन्नो उस एक्सक्यूज में सच में फंस गया। चेहरे पर मुस्कान के साथ वो पूछता है कि फ्लाइट के दौरान जिन्नो ने अपने शूज कैसे पहने रखे बिना ऑकवर्ड लगे। फिर बात फोटोशूट पर आ जाती है। जिन्नो बताता है कि फोटोग्राफर इतनी तेजी से लगातार फोटोज खींच रहा था कि उसे जबरदस्ती रोकना पड़ा, वरना इंटरव्यू का टाइम ही नहीं मिलता। वो ये भी बताता है कि एक सीनियर ने उसे पेपर्स का मोटा सा बंडल दिया, प्रिंट आउट्स, जिसमें प्रोफेसर्स की आदतें, मेजर्स, इलेक्टिव्स, क्लास कंटेंट, क्लब्स और बहुत कुछ डिटेल में लिखा हुआ था ताकि वो पहले से तैयारी कर सके। जिन्नो कैजुअली बोलता है कि वो अपना कोर्स रजिस्ट्रेशन गिटार प्लेइंग में चेंज करने का सोच रहा है। जुन तुरंत आईब्रो उठाकर पूछता है क्यों। जिन्नो मुस्कुराते हुए कहता है कि कोरिया का हर यंग लड़का एक बार तो जीन्स पहने, कंधे पर गिटार लटकाकर देश घूमने का सपना देखता ही है। उसके दिमाग में एक तस्वीर बन जाती है, कैंपस के लॉन पर फ्री पीरियड में बैठा हुआ, धीरे धीरे गिटार बजा रहा है और साथ में बियर का कैन खोल रहा है। बिल्कुल केयर फ्री और आइडियल लाइफ। जेजे थोड़ा टीज करते हुए बोलता है कि जिन्नो का टेस्ट थोड़ा आउटडेटेड लगता है। इस पर जिन्नो हंसी में जवाब देता है कि 80s का भूत उसके दोस्त के शरीर से निकल जाना चाहिए। फिर बात जिन्नो के आउटफिट पर आ जाती है। जुन कंप्लेन करता है कि रेड कोट के नीचे व्हाइट शर्ट पहनना दुनिया का सबसे डिसरिस्पेक्टफुल कॉम्बिनेशन है, उसका कोई सेंस ही नहीं बनता। जिन्नो अपना डिफेंस देता है, रेड बोल्ड और कूल होता है और व्हाइट क्लीन और सिंपल। जेजे और आगे बढ़ जाता है, बोलता है कि अगर वो जिन्नो की माँ होता तो हर बार ये कॉम्बिनेशन देखकर रो देता। तभी अचानक जेजे की माँ शाइनी सीओ, जो कन्वीनियंस स्टोर की ओनर होती है, उसके सर पर हल्का सा थप्पड़ मारकर उसे डांटती है। वो याद दिलाती है कि वो उसे डबल पेमेंट दे रही है ताकि वो काम में ढील ना दे। साथ ही वो ऐड करती है कि जिन्नो का आउटफिट किसी रैंडम स्टाइलिस्ट ने नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ ने खरीदा है। जेजे फिर भी रुकता नहीं और बोलता है कि आउटफिट में प्रॉपर अवांट-गार्ड स्टाइल है। आखिर जिन्नो थककर उसे चुप रहने को कह देता है। इसी वक्त दुनिया के दूसरे कोने में पेरिस के अंदर फ्रेंच फैशन ब्रांड सील का ऑफिस पूरी तरह से हल्ला गुल्ला में होता है। एम्प्लॉइज शॉक में होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनका चीफ डिजाइनर पेरिस फैशन वीक के बिल्कुल पहले कोरिया जा रहा है। सब हैरान होते हैं। अभी तो कंपनी ने मुश्किल फेज से बाहर निकलकर थोड़ा सा चैन लिया था, अब ये डिसीजन क्यों? लोग पूछने लगते हैं कि एक अननोन एशियन मेल मॉडल को ढूंढने में कितना टाइम लगेगा। तब चीफ डिजाइनर कामली एक मैगजीन उठाता है जिसमें कवर पर जिन्नो का चेहरा होता है और कहता है कि वो खुद कोरिया जा रहा है, उस देश में जहां उसका म्यूज मौजूद है। एक हफ्ते पहले हेड डिजाइनर टिम जोन्स एक गहरी क्रिएटिव स्लंप में फंसा होता है, ऐसी स्लंप जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की। 1 महीने से ज्यादा हो चुका होता है। हर दिन वो अपने आसपास रखे खाली कॉफी कप्स को घूरता रहता है जैसे उनमें से कोई अचानक जवाब दे दे। कितनी भी कॉफी पी ले, इंस्पिरेशन आती ही नहीं। कभी ऐसा वक्त था जब उसकी फेवरेट कॉफी शॉप की खुशबू ही नए आइडियाज जगा देती थी, अब कॉफी सिर्फ उसे जगाए रखने का काम करती है। ऐसे मोमेंट्स में वो मिस्टर लॉकरबर्ट को याद करता है, एक ऐसा डिजाइनर जिसे कॉफी से हमेशा इंस्पिरेशन मिल जाती है। कभी कभी टिम को डर भी लगता है कि कहीं वो किसी अननेचुरल चीज पर डिपेंडेंट तो नहीं हो रहा। प्रेजेंट टाइम में टिम जोन्स अपनी सीट पर इमोशनली टूट सा जाता है, जेलसी और फ्रस्ट्रेशन दोनों से भरा हुआ। वो अपनी क्रिएटिविटी के सूखेपन पर सोचता रहता है और एक म्यूज की कमी महसूस करता है। तब आसपास लोगों की आवाजें उसके कान तक पहुंचती हैं। लोग सरप्राइज में बात कर रहे होते हैं कि ब्रांड ने एक एशियन मॉडल चूज किया है। पास खड़ी औरतें सूट की फिटिंग और कंफर्ट की तारीफ कर रही होती हैं और सोचती हैं कि ये अपने हस्बैंड्स के लिए खरीदना चाहिए। टिम झुककर एक नजर देखता है और उसके दिमाग में अचानक एक क्लैरिटी आ जाती है। फैशन की असली पावर ये होती है कि उसे देखकर लोग खुद उसे पहनना चाहें। अगले ही पल वो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, आंखें फैल जाती हैं। कुछ ही देर बाद वो ऑफिस वापस आता है बिल्कुल नई अर्जेंसी के साथ। वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देता है कि अगले दिन तक लेटेस्ट मैगजीन्स में दिखने वाले हर एशियन मेल मॉडल की कंप्लीट लिस्ट उसके डेस्क पर होनी चाहिए। साथ ही वो क्लियर कर देता है कि आज के बाद उसे काम के दौरान डिस्टर्ब ना किया जाए। एक मेल एम्प्लॉय गुस्से से रिएक्ट करता है, लेकिन एक फीमेल एम्प्लॉय उसे शांत करती है और याद दिलाती है कि ये नया नहीं है। जब भी टिम जोन्स की आंखों में वो बच्चों वाली चमक आ जाती है तो उसे इंस्पिरेशन चेस करने से कोई नहीं रोक सकता। टिम जोन्स अपने स्टूडियो में दिखाई देता है, पूरी तरह से काम में डूबा हुआ। उसके हाथ बिना रुके पेपर पर चल रहे होते हैं। डेस्क पर अनेक स्केचेस
इमेजेस बिखरे होते हैं, सब में एक ही आदमी अलग अलग एंगल्स और पोजेस में बना होता है। उसका एक्साइटमेंट छुप ही नहीं पाता, सिर्फ उस इमेज के बारे में सोचना ही आइडियाज को ओवरफ्लो कर देता है। उसका लंबा क्रिएटिव ड्राउट आखिरकार टूट जाता है। अब उसे पूरा यकीन होता है कि ये वही जवाब है जिसे वो ढूंढ रहा था। वो पक्का डिसाइड कर लेता है कि वो इस आदमी को ढूंढ कर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके दिमाग में जिन्नों की तस्वीर उसके म्यूज के रूप में जम चुकी होती है। कहीं और आंट मेयोंग आराम से बैठी होती हैं, टैबलेट देखते हुए, पैर क्रॉस किए हुए। जिन्नो ये देखकर मुस्कुराता है और उसे याद आता है कि कैसे बचपन में वही आंट मेयोंग उसे हमेशा डांटती थी कि पैर क्रॉस करने से पोस्चर और स्पाइन खराब हो जाती है। अब वही खुद पूरी कंफर्ट के साथ ऐसे बैठी होती हैं। ये कॉन्ट्रास्ट उसे अम्यूजिंग लगता है। आंट मेयोंग का मानना होता है कि जब कोई इंसान 40 और आधा पार कर लेता है तो उसे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक मिल जाता है। जिन्नो उन्हें फूलों का बुके देता है और दिल से सोचता है कि वो 40s की लगती ही नहीं। आंट मेयोंग चमक कर मुस्कुराती हैं, समझ जाती हैं कि जिन्नो उनकी तारीफ कर रहा है, शायद इसलिए भी क्योंकि कंपनी का सबसे बड़ा शेयर उनके पास है। लेकिन जिन्नो के मन में कोई फ्लैटरी नहीं होती, वो वाकई दिल से ये बात सोच रहा होता है। जिन्नो के लिए आंट में हमेशा से वही इंसान रही है जो उसकी सबसे ज्यादा तारीफ करती आई है, जो उसके अंदर बची हुई छोटी सी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करती रही है। स्कूल में एंट्री होने पर जो मीनिंगफुल गिफ्ट उसे मिलता है वो भी वही देती है, लेकिन उस गिफ्ट का वेट जिन्नो को थोड़ा अनईजी कर देता है। उसे लगता है कि जो चीज उसे मिली है वो जरूरत से ज्यादा महंगी है। तब आंट में पॉइंट आउट करती है कि जिन्नो का बैग चूज करने का सेंस काफी अच्छा है, जो उससे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि जिन्नो फैशन में कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। जिन्नो मान लेता है कि उसे बैग्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, बस ब्रांड का लोगो कई बार देखा हुआ लगता है। तब आंट में मजाक में कहती है कि ये बैग सस्ता सा फेक है जो मार्केट से थोड़े से पैसे में लिया गया है, और ये सुनते ही जिन्नो को थोड़ी सी रिलीफ मिलती है। लेकिन अगले ही पल जब वो बताती है कि बैग असली है, जिन्नो कंप्लीटली शॉक हो जाता है। आंट में फिर ब्रांड वैल्यू के कॉन्सेप्ट पर बात करती है कि कैसे कभी कभी सिर्फ एक नाम सिंसियरिटी का सिंबल बन जाता है, और कभी वही नाम नॉर्मल चीजों की प्राइस को कई गुना बढ़ा देता है। पहले ब्रांड एक प्रॉमिस होता था क्वालिटी और परफॉर्मेंस का, लेकिन अब सिर्फ एक फेमस मार्क लग जाने से चीज की वैल्यू बढ़ जाती है, बिल्कुल किंग माइडस के टच जैसे, जो सब कुछ सोने में बदल देता था। जिन्नो चुपचाप उसकी बात से अग्री करता है, लेकिन उसके दिमाग में ये सवाल भी घूमता रहता है कि आंट में अचानक ये सब उससे क्यों कह रही है। तब वो बताती है कि अब जाकर उसे जिन्नो के अंदर एक रियल किंग माइडस टच क्लियरली दिख रहा है। उसे अजीब लगता है कि उसे इतना टाइम लग गया, क्योंकि सिर्फ थोड़ा वेट बढ़ जाने से वो उसकी पोटेंशियल पहचानने में फेल नहीं हो सकती। ये बात जिन्नो को अनईजी कर देती है और वो सोचने लगता है कि कहीं आंट में को ये तो नहीं पता चल गया कि उसकी लाइफ रीसेट हो चुकी है। थोड़ी देर बाद वो टॉपिक चेंज करती हैं और सजेस्ट करती हैं कि जिन्नो स्कूल छोड़कर सीधा उसकी कंपनी ज्वाइन कर ले। उसकी नज़र में आजकल जिन्नो जैसे लोग रेयर होते जा रहे हैं, अच्छे लुक्स के साथ एक इंप्रेसिव टाइटल। उसे डर लगता है कि कहीं कोई और कंपनी उसे छीन ना ले, क्योंकि वो इतनी वैल्यूएबल चीज खोना नहीं चाहती। जिन्नो कामली बोलता है कि अभी उसका एंट्रेंस सेरेमनी हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, और बात को जुआंग की ट्यूटरिंग की तरफ ले जाता है। अभी का इमीडिएट गोल ये है कि जैंग अपनी इंग्लिश क्लास में 70 के ऊपर स्कोर करे। आंट मेयोंग मान लेती है कि उसकी बेटी ने कभी भी इंग्लिश में 20 से ऊपर स्कोर नहीं किया। इससे जिन्नो को हैरानी होती है कि पहले ट्यूटर क्यों नहीं रखा गया, और जवाब सिंपल होता है, ट्यूटर्स पहले भी आए हैं लेकिन कोई भी 1 महीने से ज्यादा टिक नहीं पाया। जैंग होमवर्क नहीं करती, क्लास में ध्यान नहीं देती और टाइम का कोई सेंस नहीं रखती। आखिर में टीचर्स ही गिव अप कर देते हैं। धीरे धीरे जैंग एरोगेंट हो जाती है, अपनी आंट के पावरफुल बैकग्राउंड पर रिलाई करने लगती है। फिर भी जिन्नो नहीं मानता कि सिचुएशन होपलेस है। उसे याद आता है कि जैंग कभी एक सिंपल और प्योर बच्ची थी जो 6th ग्रेड तक पोकेमॉन खेलते हुए खुश रहती थी। इसी याद के साथ वो आंट मेयोंग को अश्योर करता है कि वो दिखा कर रहेगा कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में परफेक्ट स्कोर लाने वाले इंसान की रियल एबिलिटी क्या होती है। उसका कॉन्फिडेंस आंट मेयोंग को थोड़ा रिलैक्स कर देता है और वो ट्यूटरिंग फीस का टॉपिक उठाती हैं। जिन्नो हल्का सा हंसकर बोलता है कि अगर उसे ज्यादा पैसे दिए गए तो शायद शर्म के मारे वो दोबारा कभी अपना चेहरा भी ना दिखा पाएगा। बाद में आंट मेयोंग घर आती हैं और जैंग के बारे में पूछती हैं, जहां उसे बताया जाता है कि वो अपने रूम में है। वो जाकर दरवाजा नॉक करती हैं और पूछती हैं कि क्या वो अंदर हैं। कोई जवाब नहीं आता, लेकिन मेयोंग बोलती रहती हैं, बताती हैं कि आज के लिए इंग्लिश ट्यूटरिंग कैंसिल कर दी गई है और नेक्स्ट वीक से उसका नया ट्यूटर जिन्नो होगा, वही बड़े भाई जो पहले अक्सर आया करते थे। जब फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो मेयोंग एक पल के लिए सोचती है कि शायद वो एक अच्छी माँ नहीं रही। तभी जैंग धीरे से दरवाजा थोड़ा सा खोलती है और पूछती है कि क्या ये सच है। उसकी आवाज में एक्साइटमेंट छुपी होती है जब वो पूछती है कि क्या उसे सच में अपना बैर जैसा बड़े भाई जिन्नो दोबारा देखने मिलेगा। नेक्स्ट वीक से सैटरडे का दिन है और डोंगामन मॉल भीड़ से भरा पड़ा है। जब जिन्नो और जून साथ साथ चलते हैं तो कई लड़कियां उनकी तरफ देखकर ब्लश कर जाती हैं, खासकर जिन्नो की वजह से, जिसका प्रेजेंस नेचुरली अटेंशन खींच लेता है। जून थोड़ा इरिटेटेड फील करता है और सोचता है कि इतना अच्छा दिन किसी और जगह रिलैक्स करने के बजाय उसे एक लड़के के साथ मॉल घूमते हुए क्यों बिताना पड़ रहा है। जिन्नो कामली एक्सप्लेन करता है कि उनके फ्रेंड्स में जून का कपड़ों का सेंस सबसे अच्छा है, इसलिए उससे शॉपिंग में हेल्प मांगना बिल्कुल नेचुरल है। जिन्नो के लिए फ्रेंडशिप का मतलब होता है मुश्किल वक्त में एक दूसरे पर डिपेंड करना। ये सुनकर जून अचानक एक्साइटेड हो जाता है और अपने रोल पर प्राउड फील करता है। वो प्रॉमिस भी करता है कि जिन्नो जो भी खाना चाहे वो ट्रीट करेगा, बस अमाउंट 30,000 के अंदर होना चाहिए। फिर जून क्यूरियस हो जाता है कि जिन्नो ने अचानक अपना स्टाइल बदलने का डिसीजन क्यों लिया। जिन्नो बताता है कि रिसेंटली काफी कुछ हुआ है। वो जून को एक ऑनलाइन पोस्ट दिखाता है जिसमें वो खुद एक बहुत ही बेकार कलर कॉम्बिनेशन के आउटफिट में दिख रहा होता है। जिन्नो मान लेता है कि उसने ये सब कल ही डिस्कवर किया जब उसने पहली बार वो ऐप
इंस्टॉल किया। उसे पता था कि लोग चुपके से उसकी फोटोज लेते हैं, लेकिन उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो बैड फैशन का आइकन बन जाएगा। फिर भी इस सिचुएशन में उसे एक छोटा सा पॉजिटिव साइड दिखाई देता है, क्योंकि इसी वजह से उसके डिपार्टमेंट में उसके काफी दोस्त बन गए। फिर जून पूछता है कि जिन्होंने डोंगामन मॉल ही क्यों चूज किया, जबकि ये लो प्राइस ब्रांड से भरा पड़ा है। जिनो फुल कॉन्फिडेंस के साथ मानता है कि वो जो भी पहने वो लग्जरी ब्रांड जैसा ही लगेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस पर है। साथ ही साथ वो चुपचाप अपनी आंट में के वर्ड्स के बारे में सोचता है। अगर उनकी बात सच है तो शायद ये विजिट उसके लिए 3 साल पहले डीओची से मिले एक एहसान का बदला चुकाने का मौका हो सकता है। उधर कहीं और डीओची फोन कॉल रिसीव करता है और उसका चेहरा शॉक से भर जाता है। उससे अपने एक एम्प्लॉय से अचानक न्यूज मिलती है जो बिना वार्निंग के जॉब छोड़ना चाहता है। टाइमिंग और भी खराब होती है क्योंकि उसी दिन स्प्रिंग न्यू अराइवल्स लॉन्च हुई होती हैं। डीओची एक शॉपिंग मॉल का ओनर है, फिर भी कॉलर गुस्से में ये पॉइंट आउट करता है कि पिछले 3 महीने से सैलरीज पे नहीं हुई हैं। कॉल अब्रप्टली कट हो जाती है और डीओची अकेला रह जाता है अपने ख्यालों के साथ। कियो सोचने लगता है कि आखिर क्यों सिर्फ वही फेल हो रहा है, जबकि अनजान लोग उसके स्टोर के सामने से बिना एक नजर डाले गुजरते जा रहे हैं। फैशन के मामले में उसने अपनी तरफ से सब कुछ ट्राई कर लिया था। उसे लगता था कि उससे बेटर कोई नहीं हो सकता। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उसने हैंडसम और ब्यूटीफुल मॉडल्स तक हायर किए, लोन्स लेकर, यहाँ तक कि मॉल की रैंकिंग बढ़ाने के लिए एक ब्रोकर से भी बात की। लेकिन एंड में हर कोशिश का रिजल्ट एक ही रहा। अब वो पूरी तरह ब्रोक हो चुका है, ना अगले दिन के लिए कपड़े खरीदने के पैसे, ना एम्प्लॉइज की सैलरी देने का कोई रास्ता। आखिरकार डीओची अपना मन बना लेता है गिव अप करने का। उसके लिए इस इंडस्ट्री में 3 साल भी काफी लंबा टाइम लगता है झेलने के लिए। वो मान लेता है कि कुछ लोग सिर्फ सक्सेस के लिए बने होते हैं और कुछ लोग चाहे जितनी मेहनत कर ले उनके लिए सक्सेस नहीं होती। उसकी नजर में दुनिया ऐसे ही चलती है और इसके खिलाफ लड़ना सिर्फ और ज्यादा दर्द देता है। इसी रेजिग्नेशन के साथ जब वो खड़ा होता है तब उसकी नजर जिनो पर पड़ती है। जिनो के आसपास कई लड़कियां होती हैं जो क्लियरली उससे फैसिनेट हो चुकी होती हैं और अपनी एडमिरेशन छुपा नहीं पाती। डीओची दूर से ये सीन देखता है और उसके अंदर एक अजीब सी बिटरनेस उठने लगती है। वो सोचता है कि अगर कोई इंसान इतनी बेकार फैशन पहनकर भी अच्छा लग सकता है तो फिर जरूर कोई ऐसी दुकान भी होगी जो इतनी होपलेस हो कि एंड्रयू किम जैसा लेजेंडरी डिजाइनर भी उसे नहीं बचा सके। उसके थके हुए दिमाग में वो दुकान सिर्फ एक ही हो सकती है, उसकी अपनी। इसी सोच में डूबते हुए वो नोटिस करता है कि जिनो धीरे धीरे उसके स्टोर की तरफ आ रहा है। पहले पल के लिए डीओची को लगता है कि वो बस एक और पासर बाय है, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि जिनो सीधा उसी को देख रहा है। जिनो उसे पहचान लेता है और पास आकर अपना इंट्रोडक्शन देता है, उसी फेमिलियर वार्मथ के साथ जो डीओची को थोड़ा ऑफ गार्ड कर देती है। 3 साल पहले का सीन उसके दिमाग में फ्लैश होता है जब डीओची पेशेंटली जिनो को समझा रहा होता है कि कपड़े बेचना जितना सिंपल दिखाई देता है उतना होता नहीं। जिनो ध्यान से सुनता है और काम को सीरियसली लेता है। हर एक सेल के पीछे की मेहनत समझकर डीओची उसके एटीट्यूड से इंप्रेस हो जाता है और उससे कहता है कि वो अच्छा कर रहा है। वो फ्यूचर के बारे में भी सोच लेता है, इमेजिन करता है कि जब वो दूसरा स्टोर खोलेगा तो जिनो वहां का मैनेजर बनेगा। उसी टाइम जिनो परमिशन मांगता है कि क्या वो एक ऐप के लिए खुद को काम करते हुए रिकॉर्ड कर सकता है। डीओची बिना ज्यादा सोचे हाँ बोल देता है, ये मानकर कि जिनो अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस है और करियर के लिए प्रैक्टिस कर रहा है। जिनो के लिए डीओची एक काइंड और रिलायबल बड़े भाई जैसा होता है जिसे वो ट्रस्ट कर सकता है और जिसको देखकर सीख सकता है। प्रेजेंट में लौटकर डीओची मान लेता है कि जब वो लड़का जो लगातार 2 हफ्ते स्टोर आता था अचानक गायब हो गया था तब वो थोड़ा वरिड हो गया था। अब ध्यान से देखने पर उसे समझ आता है कि उसके सामने खड़ा यंग मैन वही जिनो है, बस 3 साल पहले वाले लड़के से बिल्कुल अलग। जिनो बिना बताए चले जाने के लिए माफी मांगता है और फिर पूछता है कि क्या वो थोड़े कपड़े देख सकता है। डीओची हैवी दिल के साथ उसे लेटेस्ट न्यू अराइवल्स दिखाता है। जेजे भी बीच में बोल पड़ता है और कहता है कि एक शर्ट जिनो पर स्पेशली अच्छी लगेगी और अगर उसके साथ व्हाइट कैनवस शूज पहने जाएं तो परफेक्ट फिनिशिंग हो जाएगी। डीओची चेक करके बताता है कि व्हाइट कैनवस शूज अवेलेबल हैं। जिनो शर्ट और शूज पहनता है और शांति से सामने आता है। कपड़े उस पर इतनी नेचुरली फिट होते हैं कि वो बिल्कुल लग्जरी ब्रांड के लगते हैं। डीओची जो देख रहा होता है उसे झुठला नहीं पाता। वो शॉक में खड़ा रह जाता है बस जिनो को देखते हुए और चुपचाप सोचता है कि क्या ये कपड़े सच में उसी की दुकान के हैं। जेजे एक्सप्लेन करता है कि जिनो का एक टाइम पर मॉडल फोटोशूट करना बिल्कुल रीजन के बिना नहीं था। ये सुनते ही डीओची के अंदर कुछ हिल जाता है और उसे लगता है कि शायद ये पल उसके लिए आखिरी मौका हो सकता है। थोड़ी सी बची हुई हिम्मत इकट्ठी करके वो एक फेवर मांगता है। वो चाहता है कि जिनो उसके शॉप के लिए फिटिंग मॉडल बन जाए। ये मानकर कि 30 मिनट भी काफी होंगे जिनो बिना हेजिटेट किए हाँ बोल देता है। उसे याद आता है कि 3 साल पहले डीओची ने उस पर कितना टाइम और एफर्ट लगाया था और अब मदद करना उसे बिल्कुल सही लगता है। जिनो क्लियरली बोल देता है कि उसे कोई पेमेंट नहीं चाहिए, लेकिन डीओची जिद पर आ जाता है और अपना वॉलेट खोल देता है। अंदर सिर्फ 30,000 वॉन होते हैं। जिनो और जेजे दोनों ये देकर स्टन रह जाते हैं। डीओची फिर भी कहता है कि जरूरत पड़ी तो वो पैसे उधार ले लेगा, लेकिन ये मौका हाथ से जाने नहीं देगा। बाद में जिनो और जेजे मॉल से बाहर निकलते हैं। हाथों में काफी सारे शॉपिंग बैग्स होते हैं। जिनो जानता है कि उसने सब कुछ चीप प्राइस पर खरीदा है, फिर भी उसे लगता है कि उसे अपनी वर्थ से काफी ज्यादा मिल गया है। जेजे कैजुअली बोलता है कि अगर जिनो उस दिन नहीं आता तो ये सारे कपड़े अगले ही दिन ऑर्फनेज भेज दिए जाते। जेजे जितना भी सोचे उसे ये सिचुएशन अनफेयर लगती है। जिनो सिर्फ कपड़े खरीदने आया था लेकिन एंड में पैसे भी कमा के जा रहा है। ये सुनकर जिनो मान लेता है कि पिछले 7 साल से वो जेजे के बारे में भी यही फील करता आया है। एलिमेंट्री स्कूल से ही जब दोनों एक ही आइसक्रीम खरीदते थे तब भी जेजे को हमेशा एक एक्स्ट्रा स्कूप मिल जाता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हैंडसम था। जेजे हमेशा से ये मानता आया है कि वो बस लकी है और जनरस बॉसेस से मिल जाता है और उसे समझ नहीं आता कि जिनो की सोच
सोच इतनी अजीब डायरेक्शन में क्यों चली जाती है। बात जब खाने पर आती है तो जेजे को अचानक भूख लग जाती है और जिनो से बोलता है कि वो उसे ट्रीट दे। उसी मोमेंट पर कोई अचानक जिनो का नाम पुकारता है। जिनो सरप्राइज में थोड़ा चौंक जाता है और दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं। आवाज बोरा की होती है, जो उनके मिडिल स्कूल की एक फॉर्मर क्लासमेट थी। उसे देखते ही जिनो के दिमाग में एक अनप्लेजेंट मेमोरी ताजा हो जाती है, जब बोरा ने एक कन्फेशन के बाद खुलेआम डिस्गस्ट दिखाया था और जिनो को एक अगली ओवरवेट लड़का कहकर रिजेक्ट कर दिया था। जिनो कहता है कि उसे याद है और पूछता है कि उसने उसे पहचाना कैसे। बोरा बताती है कि जिनो अब सोशल मीडिया पर काफी फेमस हो चुका है, एक फ्रेंडली नेबरहुड ओप्पा के नाम से, जिसे सब जानते हैं। जून ये सब देखकर थोड़ा स्टिफ हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब जब जिनो हैंडसम और वेल नोन हो गया है, तब बोरा अचानक बिहेव कर रही है जैसे वो हमेशा से उसे जानती थी। पास्ट में वही थी जिसने गुस्से में र्यूमर्स फैलाए थे और फिर सिचुएशन फेस करने की हिम्मत ना होने पर दूसरे एरिया में शिफ्ट हो गई थी। बोरा कैजुअली कहती है कि ऐसे मिलना भी एक टाइप की डेस्टिनी होती है और सजेस्ट करती है कि वो लोग साथ में कॉफी पीने चले। जिन्नो पोलाइटली मना कर देता है और समझाता है कि वो बिजी है और अभी जाने वाला है। बोरा क्लियरली शॉक हो जाती है, फिर भी इंसिस्ट करती है और पूछती है कि क्या कम से कम फोन नंबर्स एक्सचेंज कर सकते हैं। जिन्नो फिर से मना कर देता है, सोचकर कि वो खुद ही इस बात को सबसे अच्छे तरीके से समझ रही है। वो कहता है कि मिलकर अच्छा लगा और उसे शुभकामनाएं देता है, फिर साइड में टर्न कर देता है। जेजे तुरंत रिएक्ट करता है, सोचता है कि जिन्नो ऐसे कैसे कहता है बोरा को टेक केयर। उसके साथ हुई सारी तकलीफों के बाद बोरा विजिबली इरिटेट हो जाती है और स्नैप करती है। पूछती है क्या जिन्नो सोचता है कि वो उसके साथ फ्लर्ट कर रही है। वो और ऐड करती है कि जिन्नो के अच्छे लुक्स बस टेम्पररी हैं। सिचुएशन और एस्केलेट होने से पहले जेजे कहता है कि जिन्नो मॉल की तरफ जल्दी चला जाए और फिर अचानक वो जिन्नो को अपनी बैक पर उठा लेता है और दौड़ पड़ता है, बोरा को वहां शॉक में खड़ा छोड़कर। बाद में यान और पिग हाउस में दोनों साथ बैठकर पोर्क ग्रिल कर रहे होते हैं। जिन्नो सोचता है कि बोरा को इतना थरली इग्नोर करना शायद उसे रोक देगा प्रिटेंड करने से कि वो उसे पहचानती है। जेजे कहता है कि जिन्नो पहले बहुत कूल लग रहा था और सोचता है कि क्यों वो पहले ऐसे बिहेव नहीं करता। जिन्नो एडमिट करता है कि अगर बोरा सिर्फ तब अपोलोजाइज कर देती तो शायद वो अभी उसके साथ बैठकर कॉफी पी रहा होता। अभी भी वो थोड़ा एम्प्टी फील करता है अंदर से। जेजे तुरंत कट करता है और कहता है कि ये एम्प्टीनेस क्लियरली एम्प्टी स्टमक की वजह से है। वो जिन्नो को फ्रेशली ग्रिल्ड मीट का स्लाइस देता है। जिन्नो एक बाइट लेता है और एडमिट करता है कि ये इमोशनल एम्प्टीनेस नहीं बल्कि भूख है। डीओची के दिए हुए पैसे याद करते हुए जिन्नो कहता है कि आज वो जितना चाहे उतना खाएं। 1 घंटे के बाद टोटल बिल 1,40,000 आता है। जिन्नो सोचता है कि जेजे सच में कितना खाता है, लेकिन तुरंत ही जिन्नो पॉइंट आउट करता है कि उसने भी खुद 4 फुल सर्विंग्स खत्म किए। ब्लेम शेयर हो जाता है और कोई भी पूरी तरह डिनाई नहीं कर पाता। वहीं आसपास एक औरत एंसेस्टर चर्च का कार्ड रिसीव करती है। वो कंफ्यूज्ड और थोड़ी सस्पिशियस होती है, सोचती है कि ये किस टाइप का स्ट्रेंज फ्यूजन कल्ट हो सकता है। वो समझ नहीं पाती कि लोग सच में इसमें बिलीव करते हैं या बस पैसा वेस्ट कर रहे हैं। तभी जिन्नो अचानक उसकी अटेंशन खींचता है। वो जेंटली सजेस्ट करता है कि अगर वो अपने बालों को पोनीटेल के बजाय खुला रखे तो उसका आउटफिट और भी ज्यादा सूट करेगा। औरत उसके वर्ड से मेस्मराइज हो जाती है और तुरंत अग्री कर लेती है जैसे उसने कोई वैल्यूएबल एडवाइस रिसीव की हो। जिन्नो को तब एक अजीब सा एहसास होता है, ये ऑलरेडी 5वीं बार हो रहा है कि वो बिना मीनिंग के स्ट्रेंजर्स के फैशन में इंटरफेयर कर रहा है। उसे लगता है कि वो धीरे धीरे पागल हो रहा है। इसी टाइम उसने अननोइंगली एक नई स्किल अनलॉक कर दी, बस अपनी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से। स्किल अनलॉक का कंडीशन था 1000 लाइक्स और 10 मैगजीन्स पढ़ना हेयर सैलून में। रिजल्ट, उसका सेंस ऑफ एस्थेटिक्स शार्पली राइज हो जाता है, ऑलमोस्ट एक्सट्रीम लेवल तक। अब उसकी नजर इंस्टिंक्टिवली आसपास के लोगों को स्कैन करने लगती है और अनकंट्रोलेबल अर्ज डेवलप हो जाती है कि वो सबके फैशन को क्रिटिक करे। डेंजर को सेंस करते हुए जिन्नो खुद को काम करता है। वो याद दिलाता है कि आज एक इंपॉर्टेंट डे है, क्लब एप्लीकेशन का डे। इसी को ध्यान में रखते हुए वो क्लब रूम की तरफ चला जाता है। रूम में एक सीनियर सोफा पर लेटे हुए ड्रूल करते हुए सो रहा होता है। ये देखकर जिन्नो थोड़ा वरी करता है, लेकिन सीनियर जल्दी दिखाता है कि कुछ गलत नहीं है। जिन्नो एक्सप्लेन करता है कि वो क्लब एप्लीकेशन फॉर्म लेने आया है। सीनियर तुरंत जंप करता है एनर्जी के साथ और ईगरली स्पोर्ट्स के ऑप्शंस बताकर एप्लीकेशन पेपर्स निकालता है। जिन्नो कामली टेनिस क्लब चूज करता है और सीनियर विजिबली थ्रिल्ड हो जाता है। सीनियर बताता है कि जिन्नो ने रिसेंटली कितना अटेंशन ड्रॉ किया है। प्रोफेसर्स भी उस पर ध्यान दे रहे हैं, स्पेशली मैगजीन शूट के बाद, जो डीन को एक्सट्रीमली प्लीज कर रहा है। इस वजह से प्रोफेसर्स में क्वाइट कंपटीशन शुरू हो गई है। हर एक अपनी क्लब में जिन्नो को लाना चाहता है। प्रेशर रिलेंटलेस है और सीनियर स्ट्रेस में था कैसे जिन्नो को रिक्रूट करे, और फिर जिन्नो खुद वॉक इन करता है। और ये भी कि प्रोफेसर्स क्लब एडवाइजर्स भी होते हैं, इसलिए जिन्नो का चॉइस फार मोर वैल्यूएबल है। सीनियर कहता है कि जिन्नो को कांटेक्ट करना है जल्दी से जल्दी और वॉर्न करता है कि वो प्रेशर हैंडल करे प्रोफेसर्स का जिनकी क्लब चूज नहीं हुई। ये सुनकर जिन्नो क्वाइटली वॉन्डर करता है कि क्या वो सच में इतना पॉपुलर है या सब सडनली आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गया है। बाद में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन क्लास में सेल्फ इंट्रोडक्शन सेशन में प्रोफेसर ओपनली इंटरेस्ट शो करता है जिन्नो में और कॉन्फिडेंटली बिलीव करता है कि जिन्नो सेकंड सेमेस्टर तक गोल्फ का मजा डिस्कवर कर लेगा। अटेंशन यही नहीं रुकता। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास में एक और प्रोफेसर कैजुअली हाइकिंग का टॉपिक लाता है, क्लियरली जिन्नो को डायरेक्ट करते हुए। कैफेटेरिया में भी एक और प्रोफेसर इंथुजियास्टिक अप्रोच करता है और सॉकर के बारे में बात करता है। जिन्नो हर जगह आइस फील करता है जो उसको फॉलो कर रही हैं। दिन के अंत तक जिन्नो सीनियर को बताता है कि प्रोफेसर्स की तरफ से मिलती हुई ये कांस्टेंट अटेंशन उसके लिए ऑलमोस्ट अनबेरेबल हो गई है। उस पर जो प्रेशर है वो उस पहले डेटिंग सिमुलेशन गेम खेलने के एक्सपीरियंस से भी ज्यादा स्ट्रेसफुल लगता है, जहां हर चॉइस उसके लिए हैवी और अनकंफर्टेबल थी। कुछ ही देर बाद सीनियर ने उससे टेनिस का इक्विपमेंट दिया और ऑफिशियली उसका टेनिस क्लब में स्वागत किया।
जिन्नो जब कोर्ट में कदम रखता है तो वो देखकर इंप्रेस हो जाता है। स्टूडेंट्स एक्टिवली खेल रहे होते हैं, उनके मूवमेंट्स शार्प और एनर्जेटिक, कोर्ट एकदम लाइवली लगता है। सीनियर कॉन्फिडेंटली अश्योर करता है कि कुछ ही गेम्स खेलकर जिन्नो सब समझ जाएगा। दूसरे क्लब मेंबर्स उसे देखकर खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड कि एक इतना वेल नोन इंसान उनके ग्रुप का हिस्सा बन रहा है। लेकिन एक्साइटमेंट जल्दी ही फेड हो जाती है। जिन्नो जैसे ही खेलना स्टार्ट करता है सब स्टूडेंट्स डिसबिलीफ में फ्रीज हो जाते हैं। उसके मूवमेंट्स क्लमजी हैं, स्विंग्स ऑकवर्ड और टाइमिंग कंप्लीटली ऑफ। जो स्टूडेंट्स पहले एंथुजियास्टिक थे वो अब डमरक हो जाते हैं, रियलाइज करते हुए कि जितनी अटेंशन और एक्सपेक्टेशन उसके आसपास हैं उसके स्किल्स इतने शॉकिंग तरीके से वीक हैं। जिन्नो रैकेट उठाता है और ऑलरेडी अवेयर है कि चीजें अच्छी नहीं जा रही। रैकेट का वेट उसके हाथ में अनफेमिलियर लगता है, याद दिलाता है कि असली जिंदगी में उसने कभी रैकेट नहीं उठाया सिवाय अपने परफॉर्मेंस असेसमेंट के। सीनियर्स चेयर करते रहते हैं लेकिन वो क्लियरली समझता है कि उसके स्किल्स बाकी सबसे काफी पीछे हैं। इस रियलाइजेशन के साथ एक टेम्पटिंग थॉट उसके दिमाग में आता है, स्किल अनलॉक करने का। अगर वो तुरंत टेनिस क्राउन प्रिंस स्किल एक्टिवेट करे तो सबको इंस्टेंटली बीट कर सकता है। गैप एक ही डिसाइसिव मोमेंट में क्लोज हो जाएगा। पहला कंडीशन ऑलरेडी फुलफिल्ड है, रैकेट पकड़ना, और दूसरा सिर्फ 100 रैलीज कंप्लीट करना है। वो जानता है कि डिफिकल्टी ओपोनेंट के जेनरोसिटी पर डिपेंड करता है और अगर इजी शॉर्टकट चूज करे तो स्किल जल्दी अनलॉक हो सकता है। लेकिन चेस्ट में एक अजीब डिस्कंफर्ट सेटल होता है। मेथड एफिशिएंट है लेकिन गलत लगता है और वो क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि क्यों। एक सीनियर अप्रोच करता है और नोटिस करता है कि जिन्नो लॉस्ट इन थॉट है। जिन्नो अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन करता है, उसने परफॉर्मेंस असेसमेंट में 0 स्कोर किया और अब वो फील करता है कि सिर्फ क्लब में ट्रबल क्रिएट कर रहा है बिना किसी रियल स्किल के। सीनियर कामली कहता है कि क्लब एक्टिविटीज सिर्फ स्किल या कॉम्पिटिशन के लिए नहीं होते, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंजॉयमेंट। वो ऑब्जर्व करता है कि काफी यंग लोग कॉम्पिटिशन में इतने ऑब्सेस्ड होते हैं कि थोड़ा पीछे रहना भी सीरियस फेलियर लगता है, जबकि जो प्रोसेस जेन्युइनली एंजॉय करते हैं वही सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं। जिन्नो क्वाइटली अग्री करता है डीप इनसाइड। सीनियर फिर सजेस्ट करता है कि अगर वो बोर्ड है एंडलेस सर्वर रिटर्न्स प्रैक्टिस से, वो रैली करे विद हिम इंस्टेड। जिन्नो पोलाइटली डिक्लाइन करता है और डिसाइड करता है कि थोड़ा और प्रैक्टिस अकेला करे। एंग्जाइटी ऑलमोस्ट ओवरवेल्म करने लगती है और वो ऑलमोस्ट भूल ही जाता है कि रियल जॉय क्या है, सिंपली कोर्ट कर होने और गेम प्ले करने का। बाद में जिन्नो मॉन्ग के रेजिडेंस पहुंचता है जहां हाउसकीपर पोलाइटली अटेंड करती है। उसे नीटली स्लाइस्ड एप्पल सर्व किए जाते हैं और ड्रिंक पूछा जाता है। वो सॉफ्ट ड्रिंक रिक्वेस्ट करता है। जिन्नो साइलेंटली एस्टोनिश्ड है कि मॉन्ग इतनी सक्सेसफुल हो गई है कि उसके घर में हाउसकीपर मैनेज कर रही है। ये एटमॉस्फेयर उसके लिए बिल्कुल अनफेमिलियर है। थोड़ी देर बाद जैंग स्कूल से घर आती है, हैप्पीनेस और एनर्जी से रेडिएट करते हुए। वो तुरंत अपने टेडी बेयर की तरफ देखती है लेकिन हाउसकीपर इन्फॉर्म करती है कि ट्यूटर ऑलरेडी वेट कर रहा है। जिन्नो जेंटली वेव करता है और जैंग इमीडिएटली बोल्ड कंक्लूजन पे आ जाती है, टीजिंगली अज्यूम करते हुए कि वो उनकी मदर का सीक्रेट बॉयफ्रेंड होगा। जिन्नो मोमेंटरीली फ्रोजन हो जाता है, कंप्लीटली स्टंट। जैंग कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन करती है कि वो उन्हें पहचान रही है मदर के फोन वॉलपेपर से, जहां बुके के साथ जिन्नो की फोटो है। जिन्नो अटरली शॉक्ड है। मिसअंडरस्टैंडिंग स्पाइरल कंटिन्यू होती है। जैंग का इमेजिनेशन और उसका अवेयरनेस गैप दोनों फ्यूल करते हैं। वो ड्रामेटिक कंप्लेन करती है कि अर्ली घर नहीं आना चाहिए था और रूम में जाते हुए इंसिस्ट करती है कि वो ट्यूटर की बात नहीं सुनेगी। इस मोमेंट में जिन्नो इंस्टिंक्टिवली उसे पिंक पिग बुलाता है, एक निकनेम जो उसने बचपन में दिया था। उन दिनों जैंग मिस्चीवियस और ट्रबलसम थी, स्कोल्ड और डिसिप्लिन अर्न करती थी जिन्नो से। घर का वो पहचाना हुआ सीन देखकर जैनो की मां थोड़ा हिचकिचाती है और मयोंग से कहती है कि शायद उन्हें बीच में इंटरवीन करना चाहिए, लेकिन मयोंग बिल्कुल शांत रहती है। उसे पूरा भरोसा होता है कि जैनो बस उनके लिए जैंग की बदतमीजी ठीक कर रहा है। जब जैनो आदत के मुताबिक अपना हाथ उठाता है उसे अपना बचपन याद आ जाता है, जब उसके मजाक वाले थप्पड़ भी इतनी जोर से लगते थे कि हवा में सोनिक बूम जैसा साउंड होता था। पर अगले ही पल उसे एहसास होता है कि अब उसके हाथ में वो पहले जैसी ताकत नहीं रही और तब तक वो कुछ रिएक्ट करता जैंग पहले ही अपने घुटनों पर गिर चुकी होती है, दोनों हाथ ऊपर उठाकर सरेंडर की पोजीशन में। जैनो उसे तुरंत तसल्ली देता है कि वो उसे डांटने नहीं आया है बल्कि मदद करने आया है। उसे समझ आता है कि जैंग के लिए सब कुछ कितना मुश्किल रहा होगा, खासकर जब मयोंग हमेशा काम में बिजी रहती है। ऊपर से रीसेंट प्रमोशन के बाद जैंग को अपनी माँ से मिलने का टाइम भी मुश्किल से मिलता है। वीकेंड्स पर भी जैनो वादा करता है कि अब वो हर हफ्ते उससे मिलने आएगा ताकि उसकी जिंदगी में थोड़ा स्टेबिलिटी और सुकून आ सके। ये सुनते ही जैंग की आंखें चमक उठती हैं। वो खुशी से भरकर तुरंत जैनो को जोर से गले लगा लेती है, जैसे उसके अंदर जमा सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन एक ही पल में पिघल गया हो। हाउसकीपर ये सब देखकर बिल्कुल हैरान रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जैनो ने इतने कम टाइम में एक जिद्दी और बिगड़ी हुई बच्ची को इतना शांत और सीधा कैसे बना दिया। बाद में मयोंग अपनी कंपनी के ऑफिस में होती है। काम के बीच वो यूजुअल टेंशन भरा माहौल होता है, तभी उसे हाउसकीपर का फोन आता है। कॉल पर उसे बताया जाता है कि जैनो के जाते ही जैंग ने तुरंत पढ़ना शुरू कर दिया था और उसकी कॉन्सेंट्रेशन और डिसिप्लिन बिल्कुल अलग लेवल का था। हाउसकीपर थोड़ा कंसर्न भी बताती है, कहती है कि जैनो ज्यादा एकेडमिक पढ़ाई के बजाय जैंग को बेसिक बातचीत और आदतों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। मयोंग बिल्कुल शांति से जवाब देती है। वो कहती है कि जैनो कोरिया यूनिवर्सिटी का टॉप एंट्रेंट है, ऐसा इंसान जिसके डिसीजन पर बिना सवाल किए भरोसा किया जा सकता है। वो हाउसकीपर का दिल से शुक्रिया भी अदा करती है कि उसने उसकी गैर मौजूदगी में जैंग का इतना अच्छा ख्याल रखा। कॉल कटने के बाद मयोंग का ध्यान अपनी बेटी की तरफ चला जाता है। उसके मन में हल्की सी रिग्रेट आती है। अगर उसे पहले पता होता कि चीजें ऐसे सुधर सकती हैं तो वो जैनो से काफी पहले ही कांटेक्ट कर लेती। अपनी बेटी के सुधरते हुए बिहेवियर की तस्वीर सोचकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो डिसाइड करती है कि अगले दिन जैनो से मिलने जरूर जाएगी। उसके मन में एक अजीब सा सुकून और शुक्रिया होता है कि वो उनकी जिंदगी में है। इसी बीच जैनो 100 लगातार रैलीज कंप्लीट करता हुआ दिखाई देता है। हर एक्सचेंज पिछले
से ज्यादा स्मूथ होता जा रहा होता है और आखिरकार कंडीशन पूरी हो जाती है। उसे टेनिस क्राउन प्रिंस नाम की स्किल मिल जाती है। ये मोमेंट किसी सेलिब्रेशन के साथ नहीं आता, बल्कि एक शांत सी सर्टेनिटी के साथ, जैसे उसे अंदर से पता हो कि उसकी मेहनत अब सच में किसी मीनिंगफुल रिजल्ट तक पहुंच चुकी है। कॉलेज लौटकर जाइनो शांति से बैठकर जैंग का ट्यूटरिंग प्लान बनाना शुरू करता है। जब वो उसके आंसर्स रिव्यू करता है और पिछली क्लासेस याद करता है तो उसे समझ आता है कि जैंग काफी एडवांस्ड शब्दों को समझती है और सिंपल सवालों का जवाब भी आसानी से दे देती है। इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि उसमें इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं है। प्रॉब्लम बस इतनी है कि काफी टाइम से उसकी पढ़ाई की मोटिवेशन खत्म हो चुकी थी, जिससे धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट दोनों गिरते चले गए। एक लेसन के दौरान जैंग कैजुअली कह देती है कि चाहे उसकी माँ ट्यूटरिंग के लिए कितना भी पैसा दे रही हो, जाइनो को पूरी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसका मानना होता है कि उसकी माँ को वैसे भी उसके रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छे मार्क्स लाने पर बस थोड़ी सी तारीफ मिलती है। बस जाइनो ये सोचकर मन ही मन नोट करता है कि दुनिया में बहुत से बच्चे ऐसी माँ के लिए तरसते हैं जो प्रेशर और डांट के बजाय शांत इंकरेजमेंट देती हो। जैंग को याद आता है कि ये इमोशनल डिस्टेंस उसे पहली बार 6th ग्रेड में महसूस हुआ था, जब दूसरे बच्चों के अच्छे मार्क्स आते थे, उनकी माँ उनके फेवरेट खाने बनाती थी और जब मार्क्स कम आते तो साथ बैठकर गलतियां समझाती थी। उसके केस में जब उसने परफेक्ट स्कोर किया, उसकी माँ ने बस एक्नॉलेज किया, फिर काम में लग गई। जाते जाते एक बैंक कार्ड पकड़ा दिया और कह दिया जाकर एंजॉय कर लो। और दर्दनाक बात यह थी कि उस वक्त उसके पास कोई दोस्त भी नहीं थे जिनके साथ वो बाहर जा सके। वो बस अकेली रह गई अपनी फीलिंग्स के साथ। जाइनो उसे प्यार से कुछ बातें याद दिलाता है जो शायद वो भूल चुकी थी। जब वो छोटी थी और अक्सर उसके घर आया करती थी तो हमेशा ऑर्गेनिक खाना खाया करती थी जो उसकी माँ खुद बनाती थी। हर मील सिर्फ इसलिए केयरफुली प्रिपेयर किया जाता था क्योंकि जैंग की हेल्थ कंडीशन का ध्यान रखा जाता था। वो अटेंशन और केयर हमेशा वहां थी, बस जैंग ने उसे कभी उस नजर से देखा ही नहीं। ये बात सुनकर जैंग क्लियरली सरप्राइज्ड हो जाती है। जाइनो आगे बताता है कि उसकी माँ ने तो घर के रेफ्रिजरेटर तक को अलग से रीअरेंज कर दिया था, सिर्फ इसलिए ताकि जैंग की डाइट के हिसाब से चीजें प्रॉपर्ली रखी जा सकें। वो ये भी कहता है कि वो ये बात सिर्फ इसलिए ला रहा है क्योंकि शायद जैंग ये नहीं समझ पा रही कि उसकी माँ वैसे इंसान नहीं है जो अपने इमोशंस खुलकर दिखाए। वो अपना प्यार शब्दों या ड्रामेटिक जेस्चर से नहीं बल्कि चुपचाप एक्शंस के थ्रू दिखाती है। वापस प्रेजेंट में आते हुए जाइनो सोचता है कि चाहे वो मॉन्ग के इमोशंस को कितनी भी सच्चाई से समझाने की कोशिश करे, जैंग के कान में वो सिर्फ एक तरह की समझो प्लीज वाली प्लीडिंग ही लगेगी। उसके हिसाब से ऐसी एक्सप्लेनेशंस असल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को इधर उधर शिफ्ट कर देती हैं। जो चीज सच में इंपॉर्टेंट है वो है जैंग के इमोशंस को डायरेक्टली समझना और उसके दिल के अंदर जो खाली जगह धीरे धीरे बन गई है उसे भरना। इसी सोच में डूबा हुआ होता है कि तभी उसके फोन पर सीनियर योंग जे का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के बीच एक फ्रेंडली टेनिस मैच शेड्यूल हुआ है। कुछ ही देर बाद जाइनो टेनिस कोर्ट पहुंचता है और जैसे ही वो दिखता है योंग जे जोर से उसका नाम बुला लेता है। जोंगजू नोटिस करता है कि लगता है जाइनो ने फिर से क्लास स्किप कर दी है, जिस पर जाइनो कामली बताता है कि आज वाली लेक्चर कैंसिल हो गई थी। इसी दौरान जाइनो कोर्ट पर नजर डालता है और उसे ये बात अजीब लगती है कि आज भीड़ कुछ ज्यादा ही है। एक नॉर्मल फ्रेंडली मैच के लिए जितनी एक्सपेक्टेड होती है उससे काफी ज्यादा। योंगजी कैजुअली कमेंट करता है कि शायद काफी स्टूडेंट्स सिर्फ जाइनो को देखने के लिए अपनी क्लासेस स्किप करके आए होंगे। आखिर एक ऐसा स्टूडेंट जो सीसैट में परफेक्ट स्कोर के साथ टॉप रैंकर हो और लुक्स भी अच्छे हो, कैंपस में रोज रोज थोड़ी दिखा है। तभी पास ही इकोनॉमिक्स टेनिस क्लब का एक मेंबर योंग जे पर टॉन्ट मारता है, बोलता है कि आज वो कोर्ट के चक्कर नहीं काट रहा जैसे नॉर्मली करता है। योंग जे उसे तीखी नजर से घूरता है और क्लियरली बोल देता है कि वो पहले ही पता चुका है, आज उसका हैंगओवर है। दोनों साइड्स को ऐसे नेचुरली एक दूसरे से बहस करते देखकर जाइनो को समझ आ जाता है कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट्स के बीच के राइवलरी के जो रूमर्स थे वो बिल्कुल एग्जैजरेशन नहीं थे। एटमॉस्फेयर तब और टेंस हो जाता है जब इकोनॉमिक्स का एक फ्रेशमैन विजिबली इरिटेट हो जाता है। उसे लगता है कि जाइनो का शांत सा स्माइल इस बात से आ रहा है कि वो खुद को सुपीरियर समझ रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने फर्स्ट रैंक ली है। जाइनो के अंदर भी थोड़ी सी चिढ़ आती है, लेकिन वो खुद को रोक लेता है और बस शांति से बोल देता है कि ये फ्रेशमैन सेकंड रैंकर है। इसी पॉइंट पर इकोनॉमिक्स टेनिस क्लब का कैप्टन बीच में आ जाता है और कहता है कि इस बार बात अलग तरीके से सेटल करते हैं। वो प्रपोज करता है कि डायरेक्ट मैच हो, बिजनेस साइड से जाइनो जो टॉप फ्रेशमैन है और इकोनॉमिक्स साइड से उनका सेकंड फ्रेशमैन। योंग जे इस आइडिया पर थोड़ा हेजिटेट करता है। वो पॉइंट आउट करता है कि जाइनो अभी बिल्कुल बिगिनर है और पूछता है कि क्या ऐसा मैच ठीक रहेगा। इकोनॉमिक्स कैप्टन बिना रुके जवाब देता है कि उनका सेकंड रैंक फ्रेशमैन भी टेनिस में बिल्कुल नया ही है। ये बोलते हुए वो अपने हाथ में रैकेट को कैजुअली घुमाता है जैसे प्रूफ दे रहा हो। बाद में योंग जे जाइनो को क्वाइटली बताता है कि ऑनेस्टली किसी को भी उससे मैच जीतने की एक्सपेक्टेशन नहीं है। उसका रोल बस इतना है कि कोर्ट पर जाए और साइड में खड़े सीनियर्स को थोड़ा एंटरटेन कर दे। जाइनो शांति से इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। साथ ही वो मन ही मन सोचता है कि जब से उसने अपनी नई स्किल्स अनलॉक की हैं, वो उन्हें टेस्ट करने के लिए काफी ईगर था और ये मैच एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी लग रही है, बिना किसी प्रेशर के और बिना किसी रियल कॉन्सिक्वेंस के। कोर्ट के दूसरी तरफ सेकंड रैंक फ्रेशमैन अपनी इरिटेशन छुपा नहीं पाता। वो खुलकर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है, बोलता है कि कैसे एक ऐसा बंदा जो सिर्फ लुक्स और अपीयरेंस पे ज्यादा ध्यान देता है उससे फर्स्ट प्लेस छीन गया। उसका गुस्सा और बढ़ता जाता है जब वो ये मान लेता है कि शायद जाइनो की फर्स्ट रैंकिंग सिर्फ लक की वजह से है, टैलेंट की वजह से नहीं। जाइनो लेकिन बिल्कुल रिलैक्स्ड रहता है। वो बिना किसी हेजिटेशन के मान लेता है कि हो सकता है वो लकी हो। ये बात सुनकर फ्रेशमैन और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इतनी हॉस्टिलिटी के बावजूद जाइनो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता। उसके लिए ये इंसल्ट्स बचकानी लगती हैं, खासकर जब वो अपने चबी डेज के टाइम मिले रिडिक्यूल से
कंपेयर करता है। जब जाइनो सर्व लेने का सिग्नल देने ही वाला होता है तभी फ्रेशमैन बिना किसी वार्निंग के सीधा बॉल सर्व कर देता है। प्योर इंस्टिंक्ट कर एक्ट करते हुए जाइनो रिएक्ट करता है और सर्व को रिटर्न करता है, लेकिन फिर भी फ्रेशमैन एक क्लीन शॉट मार लेता है और पहला पॉइंट ले लेता है। 15 लव। योंगजे विजिबली फ्रस्ट्रेट हो जाता है, गुस्से में बोलता है कि इकोनॉमिक्स का फ्रेशमैन बिना प्रॉपर सिग्नल के सर्व कर गया। फ्रेशमैन स्मग बिहेव करता है, फेक सिंपैथी दिखाते हुए बोलता है कि बेचारा जाइनो इतनी आसानी से पॉइंट खो दिया, और इनडायरेक्टली टॉन्ट करता है कि उसकी इनएक्सपीरियंस की वजह से वो इतनी बेसिक चीज के लिए भी रेडी नहीं था। अंदर ही अंदर लेकिन फ्रेशमैन खुद थोड़ा सरप्राइज्ड होता है। उसने जानबूझकर जाइनो को ऑफ गार्ड पकड़ने की कोशिश की थी, पर फिर भी जाइनो ने बॉल रिटर्न कर दी थी। जाइनो अपनी तरफ से बिल्कुल कंपोज्ड रहता है। उसे क्लियरली समझ आ जाता है कि उसकी सिर्फ एक ही गलती थी कि पहले सर्व पर ही ऐसे चीप मूव की एक्सपेक्टेशन ना रखना। जब अब जाइनो की सर्व की बारी आती है, उसके दिमाग में एक पल के लिए फिर से फ्रेशमैन की हॉस्टिलिटी घूम जाती है। जिनो मन ही मन सोचता है कि क्या सामने वाले की ये अग्रेशन सच में सिर्फ फर्स्ट प्लेस हारने की वजह से है। उसे ये रीजन काफी मैच्योर लगता है। एक पल के लिए तो उसके दिमाग में ये भी आता है कि शायद ये कोई साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स हो जिसे उसे मेंटली डिस्टर्ब किया जा रहा हो। लेकिन जैसे ही उसकी नजर फ्रेशमैन के चेहरे पर जाती है, जहां गुस्सा मुश्किल से कंट्रोल में दिख रहा होता है, वो सारी अजम्पशंस तुरंत टूट जाती हैं। उसी मोमेंट जिनो को समझ आ जाता है कि उसने अपने ओपोनेंट को ओवर एस्टिमेट कर लिया था। यहाँ कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, सिर्फ रॉ अनफिल्टर्ड रिजेंटमेंट है। जिनो कंट्रोल्ड मूवमेंट के साथ बॉल फॉरवर्ड भेजता है। बॉल परफेक्टली बेस लाइन पर लैंड होती है, आंखों को बिल्कुल फ्लॉलेस लगती है। फिर भी ओपोनेंट तुरंत बोल देता है कि बॉल आउट है। जिनो बिना कोई प्रोटेस्ट किए कामली कॉल एक्सेप्ट कर लेता है। इसी बीच फैशन डिपार्टमेंट के कुछ स्टूडेंट्स पास में गैदर हो जाते हैं, जिन्हें टेनिस मैच से ज्यादा इंटरेस्ट इस बात में होता है कि कैसे जिनो को मॉडल बनाकर मैनेकिन की तरह मोल्ड किया जा सकता है। मैच का आउटकम उनके लिए ऑलमोस्ट इररिलेवेंट हो जाता है और स्कोर जल्द ही 40-0 तक पहुंच जाता है। योंगजी का गुस्सा क्लियरली बढ़ने लगता है। वो इकोनॉमिक्स टेनिस क्लब के कैप्टन से जाकर कन्फ्रंट करता है, डिमांडिंग कि कुछ तो किया जाए उस ओपोनेंट के बारे में जो हर मौके पर बॉल्स को आउट कॉल कर रहा है। कैप्टन बिल्कुल इंडिफरेंट रहता है। वो एक्सप्लेन करता है कि बिना अंपायर के सारी कॉल्स प्लेयर के जजमेंट पर ही डिपेंड करती हैं। वो सिचुएशन को डाउन प्ले करता है, बोलता है कि ये सिर्फ बिगिनर्स के बीच एक फ्रेंडली मैच है, और पूछता है कि योंगजी इतना इमोशनल क्यों हो रहा है। इस पूरे टेंशन के बीच जिनो बिल्कुल कंपोज्ड रहता है। वो बॉल को एफर्टलेसली अपनी रैकेट के बिल्कुल टिप पर कंट्रोल के साथ बाउंस करता है, जो उसके बिगिनर होने के लेवल के बिल्कुल ऑपोजिट लगता है। अंदर ही अंदर वो योंगजी को रीअश्योर करता है, इकोनॉमिक्स सीनियर की बात को एक्सेप्ट करते हुए, कि ये सिर्फ एक बिगिनर फ्रेंडली मैच है जहां एंजॉयमेंट स्कोर या फेयरनेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सोचता है कि वैसे भी उसका कोई इंटेंशन नहीं था किसी इतने डिस्कर्टियस ओपोनेंट के साथ सीरियसली कॉम्पीट करने का। बार बार एफओ कॉल्स को इग्नोर करना उसका कॉन्शियस डिसीजन है, क्योंकि उसका मेन फोकस अपनी न्यूली अनलॉक्ड स्किल्स को फ्रीली टेस्ट करना है, डोमिनेंस प्रूव करना नहीं। साथ ही उसे ये भी रियलाइज होता है कि जो नेक्स्ट टेक्निक वो ट्राई करने वाला है वो स्पेशली ऐसे ओपोनेंट के अगेंस्ट ज्यादा इफेक्टिव होगी जिसमें स्पोर्ट्समैनशिप की कमी हो। इस सेंस में सिचुएशन उसके एक्सपेरिमेंटेशन के लिए ऑडली कन्वीनियंट बन जाती है। कोर्ट के एक साइड पर टिम जोन्स क्वाइटली स्केचिंग में डूबा हुआ होता है। उसकी नजर कंटिन्यूअसली जिनो पर टिकी होती है और वो उसका पोर्ट्रेट बना रहा होता है, प्योर फैसिनेशन के साथ। जब जिनो पानी पीने के लिए ब्रेक लेता है, तब योंगजी उससे पूछता है कि उसने थोड़ी देर पहले जो सर्कस एक्ट दिखाया था वो कैसे पुल किया। वो डाउट में पूछता है कि क्या जिनो सच में कंप्लीट बिगिनर है। ये बात जिनो को थोड़ा स्टार्टल कर देती है। वो जल्दी से एक्सप्लेन करता है कि इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के सीनियर ने पहले बोला था, चाहे पढ़ाई में अच्छे ना हो, पेन तो घुमाया जा ही सकता है। योंगजी ये भी पॉइंट आउट करता है कि आज जिनो का फॉर्म काफी प्रोफेशनल लग रहा है। इस पर जिनो तुरंत रिप्लाई करता है कि ये सब योंगजी की ब्रिलियंट टीचिंग का रिजल्ट है। ये सुनकर योंगजी खुश हो जाता है, जबकि उनके ओपोनेंट्स इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का सीनियर और फ्रेशमैन उन दोनों को हंसते देखकर और ज्यादा पिस्ड ऑफ हो जाते हैं। सीनियर क्वाइटली फ्रेशमैन को बोलता है कि हर हाल में उसे जिनो के अगेंस्ट जीतना ही होगा। गेम फिर से रिज्यूम होता है। फ्रेशमैन जिनो को टॉन्ट करता है, बोलता है कि बेटर है वो गिव अप करते। वो मान लेता है कि शायद रैंकिंग में लक के चक्कर में हार गया हो, लेकिन टेनिस स्किल्स में वो बिल्कुल नहीं हारेगा। जिनो कामली रटॉट करता है कि फ्रेशमैन बिगिनर होने का नाटक कर रहा है और सिविलियंस का एम्बैरेसिंगली मैसेकर कर रहा है। फ्रेशमैन तुरंत फायर बैक करता है। वो बोलता है कि एम्बैरेसमेंट सिर्फ लूजर्स के लिए होती है। उसका कहना है कि लोग हॉलीवुड एक्शन स्पोर्ट्स या मूवीज में बोलते रहते हैं कि ये सब स्पोर्ट्समैनशिप के अगेंस्ट है या एम्बैरेसिंग है, लेकिन असल गुस्सा तब आता है जब कोई ट्रूली एंग्री होता है, क्योंकि लोग उसे कावर्डली कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग लोग एक्चुअली इसलिए गुस्सा होते हैं क्योंकि उनकी टीम हार सकती है। जब दूसरी साइड ऐसा करती है तब वो कावर्डली हो जाता है, और जब उनकी ओन साइड करती है तब वही चीज क्लेवर बन जाती है। जिनो कामली बोलता है कि इस विनर टेक्स ऑल सोसाइटी में लोग अज्यूम कर लेते हैं कि बाकी सब भी उन्हीं जैसा सोचते हैं। ये बात फ्रेशमैन को और ज्यादा गुस्सा दिला देती है। जिनो आगे कहता है कि अगर इस माइंडसेट के साथ गेम्स खेले जाएं तो सब बोरिंग हो जाता है। अगर फ्रेशमैन प्रो होता तो शायद ये सोच समझ आती, लेकिन ये तो बस एक हॉबी है। वो ऐड करता है कि जीत हो या हार, मांगा से टेक्निक्स इमिटेट करना ही कितना फन होता है। जिनो बॉल को ओपोनेंट के कोर्ट के एज की तरफ सर्व करता है। फ्रेशमैन ऑलरेडी बॉल की तरफ दौड़ रहा होता है। उसे लगता है बॉल फास्ट है पर इम्पॉसिबल नहीं। उसे पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि बाउंस के बाद वो इजीली हिट कर लेगा, लेकिन अगले ही मोमेंट बॉल अनएक्सपेक्टेडली तरीके से ऊपर बाउंस करती है, सीधा उसके फेस की तरफ। फ्रेशमैन डर के मारे तुरंत स्क्वाट कर लेता है। योंगजी और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का सीनियर दोनों शॉक हो जाते हैं, लेकिन फिर तुरंत टेक्निक को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। जिन्होंने अमेरिकन ट्विस्ट सर्व यूज किया होता है। योंगजी एक्साइटमेंट
में बोलता है कि ये टेनिस प्रिंस सीजन 8 एपिसोड 10 का अल्ट्रा टॉर्नाडो शॉट है। उसकी नर्डी डिटेलिंग सुनकर इकोनॉमिक्स सीनियर बिल्कुल स्टन रह जाता है। इकोनॉमिक्स फ्रेशमैन अभी भी सरप्राइज से उभर नहीं पाता। उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि अगर उसने बॉल डॉज ना की होती तो शायद अभी क्या हाल होता। लेकिन तभी जिन्हों उसे इंटरप्ट करता है और बिल्कुल कूल टोन में बोलता है कि अभी उठो, क्योंकि मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। उसी मोमेंट कोई जोर से ब्रावो चिल्लाता है और सीधा जिन्हों की तरफ भागता हुआ आता है। जिन्हों घबरा जाता है और तभी एक लाउड स्मूज की आवाज आती है। ऑडियंस शॉक हो जाती है। सब सोचने लगते हैं कि ये कौन सा परवर्ट आ गया, पर अगले ही सेकंड सब समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं टिम जोन्स है, सिरिल हॉल का चीफ डिजाइनर। वो बिल्कुल एक्साइटमेंट में जिन्हों से कहता है कि अपना लेफ्ट चीक दिखाओ। जिन्हों हॉरर में फ्रीज हो जाता है। क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स डिपार्टमेंट का एक स्टूडेंट तुरंत अपने प्रोफेसर को वीडियो कॉल करता है टिम जोन्स को दिखाने के लिए। प्रोफेसर स्क्रीन पर टिम जोन्स को देखते ही शॉक हो जाता है और बोलता है कैमरा और पास लाओ, जूम करो। इधर योंग जे और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इस सो कॉल्ड टिम जोन्स में और वो चिल्लाता है कि जिन्हों का मैच बीच में क्यों रोका जा रहा है, सब लोग यहाँ से निकलो। टिम जोन्स तुरंत अपॉलॉजी देता है। वो एक्सप्लेन करता है कि जब उसने जिन्हों को विलेन को डिफीट करते हुए और परफेक्ट पोज लेते हुए देखा तो वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। जिन्हों स्टंड रह जाता है और मन ही मन सोचता है कि वो तो बस मांगा कॉपी कर रहा था। फिर टिम जोन्स रिवील करता है कि वो यहाँ इसलिए आया है क्योंकि वो चाहता है कि जिन्हों उसके क्लोथ्स पहने। वो उससे एक बुक देखने को कहता है। जिन्हों के पास मना करने का कोई ऑप्शन नहीं होता क्योंकि टिम जोन्स की आंखों में वो डिटर्मिनेशन क्लियरली देख सकता है। बुक देखते ही जिन्हों बिल्कुल स्टंड हो जाता है। उसमें बने पोर्ट्रेट्स उसे बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं। उसे रियलाइज होता है कि जब से उसने नेबरहुड फैशनिस्ट स्किल गेन की है तब से वो किसी भी फैशन से 100% सेटिस्फाइड नहीं हो पाया था। लेकिन ये डिजाइन्स अलग थे। जिन्हों बिना रुके टिम जोन्स के डिजाइन्स पर कमेंट्स करता रहता है। बोलता है कि अगर वो जिंदगी में एक बार भी ऐसे कपड़े पहन पाए तो उसकी लाइफ ट्रूली सक्सेसफुल हो जाएगी। टिम जोन्स ये सब सुनकर बिल्कुल मेस्मराइज्ड हो जाता है और जिन्हों को खुद भी डाउट होता है कि क्या उसने टिम जोन्स पर कोई जादू चला दिया है, क्योंकि टिम जोन्स कोरियन समझ भी कैसे रहा है। टिम जोन्स बोलता है कि भले ही लैंग्वेज अलग हो, सिंसेरिटी लैंग्वेज की बियॉन्ड होती है। तब आंट मेयांग ऐड करती हैं कि बिल्कुल वैसे ही जैसे जिन्हों उन कपड़ों से इमोशनली मूव हो गया था। ये सुनकर जिन्हों सरप्राइज हो जाता है और तब उसकी नजर अपनी आंट पर पड़ती है। टिम जोन्स एक्साइटमेंट में एंजेला बोलकर आंट मेयांग को ग्रीट करता है और दोनों एक दूसरे के चीक्स पर किस करते हैं। आंट मेयांग जिन्हों को एक्सप्लेन करती है कि इसे ओबिसु ग्रीटिंग कहते हैं, जिसमें लिप्स टच नहीं होते, सिर्फ प्रिटेंड किया जाता है। जिन्हों मन ही मन सोचता है कि टिम जोन्स ने तो क्लियरली उसके चीक पर लिप्स टच किए थे। जिन्हों तुरंत बोल देता है कि उसे विमेन पसंद है। टिम जोन्स भी हंसते हुए बोलता है कि उसे भी विमेन ही पसंद है और कहता है कि दोनों में काफी चीजें कॉमन है। जिन्हों पूछता है कि आंट मेयांग यहाँ क्यों आई हैं। आंट मेयांग बोलती है कि वो बस उसके साथ हैंग आउट करने आई हैं और प्यार से उसे अपना बेटा बोलती है, जबकि सब लोग उसकी कार के अंदर होते हैं। जिन्हों बोलता है कि उसकी अभी क्लासेस हैं, लेकिन आंट मेयांग कहती हैं कि अभी ड्रॉप आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन्हों पूछता है कि क्या टिम जोन्स सर कोरिया का वाइस प्रेसिडेंट है। आंट मेयांग कंफर्म करती है और एक्सप्लेन करती है कि टिम उसे हर जगह ढूंढ रहा था क्योंकि जिन्हों ऑफिशियल मॉडल नहीं है। टिम को बस इतना पता था कि वो एशियन है और उसका फेस कैसा दिखता है। जिन्हों पूछता है कि फिर टिम ने उसे पहचाना कैसे। आंट मेयांग बताती हैं कि टिम ने उसे उसके फोन के बैकग्राउंड पिक्चर में पहचान लिया था जब एक वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही थी। ये सुनकर जिन्हों तुरंत कहता है कि प्लीज बैकग्राउंड पिक्चर चेंज कर दो क्योंकि उसे जैंग के साथ हुई मिसअंडरस्टैंडिंग याद आ जाती है। फिर जिन्हों पूछता है कि अगर आंट मेयांग बाहर जा रही हैं तो जैंग को साथ क्यों नहीं लाई, स्कूल तो खत्म हो चुका होगा। रोड पर ट्रैफिक जैम होता है और आंट मेयांग मना कर देती है। जिन्हों थोड़ा सीरियस होकर आंट मेयांग से बात करता है। वो कहता है कि उसे पता है कि जैंग के साथ हैंडल करना मुश्किल है, लेकिन उन्हें अपनी बेटी के साथ और टाइम स्पेंड करना चाहिए। आंट मेयांग फिर भी मना कर देती है और एक्सप्लेन करती है कि क्लब में माइनर्स अलाउड नहीं होते। वो जिन्हों से पूछती है कि क्या उसे जैंग को ले आना चाहिए था। जिन्हों मान लेता है कि उसने जैंग से कुछ टेरिबल बात कह दी थी और तब उसे रियलाइज होता है कि जैंग ऐसी क्यों है। आंट मेयांग इमोशनल हो जाती है और कहती है कि वो एक कंप्लीट 0 पॉइंट मदर है। जिन्हों कामली बोलता है कि अगर वो अब एफर्ट करें तो वो अभी भी 80 पॉइंट मदर बन सकती हैं और वो उनकी मदद भी करेगा। क्लब में ड्रिंक पीते हुए जिन्हों नोटिस करता है कि लोग डांस कर रहे हैं। उसे लगता है क्लब्स अमेजिंग होते हैं, सब कुछ फ्लैशी और स्पार्कली होता है। उसकी नजर एक ब्यूटीफुल वुमेन पर पड़ती है जो उसे स्माइल करती है और जिन्हों शर्मा जाता है। वो सोचता है कि दुनिया में इतने ब्यूटीफुल लोग हैं, फिर उसे पहले कभी दिखे क्यों नहीं। आंट मेयांग पूछती है कि क्या उससे वो लोग ऑर्डिनरी लग रहे हैं। वो एक्सप्लेन करती है कि कुछ ऑर्डिनरी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर सेलिब्रिटीज या मॉडल्स हैं जो सीक्रेटली टिम जोन्स को फॉलो करके आए हैं। वो बताती है कि जो लोग हैप्पीली डांस करते लगते हैं वो असल में टिम जोन्स या सेयर्स का अटेंशन पाने के लिए डेस्परेट होते हैं। जिन्हों बोलता है कि ये सेल्फ प्रमोशन है जो कोइंसिडेंस के डिस्गाइज में हो रही है। आंट मेयांग नोट करती है कि जिन्हों ये सब सरप्राइजिंगली क्विकली एक्सेप्ट कर रहा है। वो कहती है कि ये सब लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि टिम जोन्स का लवर तो जिन्हों है। जिन्हों इमीडिएटली रिएक्ट करता है और बोलता है कि उसे लवर वर्ड से ट्रॉमा हो रहा है क्योंकि आंट मेयांग उसे बार बार बोलती रहती है। आंट मेयांग पूछती है कि क्या वो सच में मॉडलिंग रिफ्यूज कर रहा है। जिन्हों एक्सप्लेन करता है कि वो किसी एजेंसी के साथ साइन नहीं करना चाहता। आंट मेयांग बोलती है कि वो कहीं बिलोंग नहीं करना चाहता, लेकिन लोग उसके पास आए उसे भी मना नहीं करता। जिन्हों कहता है कि ये बिल्कुल सही है। आंट मेयांग कहती है कि कम से कम उसे सू फैशन वीक स्टेज पर तो होना चाहिए या फिर डायरेक्टली पेरिस फैशन वीक पर। जिन्हों तुरंत रिटॉर्ट करता है कि अगर आंट मेयांग अपना आधा फोकस भी जैंग पर लगा दें तो जैंग ऐसी नहीं होती। आंट मेयांग फिर से सल्क करने लगती है, बोलती है कि वो 0 पॉइंट मदर है। जिन्हों कामली बोलता है कि सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि वो अपना फोन का बैकग्राउंड जैंग की फोटो से चेंज करें। फिर आंट मेयांग जाइनो से पूछती हैं कि क्या वो फन नहीं करेगा और उसे बोलती हैं कि थोड़ा एंजॉय करना चाहिए। वो
प्रॉमिस करती हैं कि आज जो भी होगा वो जिनी को कुछ नहीं बताएंगी। जाइनो तुरंत जवाब देता है कि उसे उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, खासकर जब वो रात को फ़ोन पर ये तक गॉसिप करती हैं कि वो कितनी बार बाथरूम जाता है। आंट मेयोंग फिर एक बेट लगाती हैं। वो कहती हैं कि अगर उन्होंने आज की बात जिनी को बता दी तो वो जिन्हो को एक फॉरेन कार खरीद कर दे देंगी। साथ ही बोलती हैं कि उसे पता होना चाहिए कि स्यूअर के वाइस प्रेसिडेंट पैसे को लेकर मजाक नहीं करता, इसलिए बिना टेंशन के जाकर मजे करे। तभी डायरेक्टर जो बीच में आ जाता है और कहता है कि अगर आंट मेयोंग अपना प्रॉमिस तोड़ती हैं तो वो उन पर केस कर देगा और उनकी वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन भी ले लेगा। आंट मेयोंग डायरेक्टर जो को घूर कर देखती हैं। डायरेक्टर जो बोलता है, फनी नहीं था क्या? इस पर आंट मेयोंग कहती हैं कि डायरेक्टर जो के जोक्स हमेशा इतने सीरियस लगते हैं कि डर लगने लगा है। उसके बाद जिन्हो डांस फ्लोर की तरफ जाता है। पीछे से कोई उसे टकरा देता है और बैलेंस के लिए वो सामने वाली एक औरत का हाथ पकड़ लेता है। वो तुरंत माफी मांगता है। वो औरत मुस्कुराकर बोलती है कि कोई बात नहीं और साथ ही कमेंट करती है कि जिन्हो काफी हैंडसम है। वो पूछती है कि क्या वो स्यूअर का एक्सक्लूसिव मॉडल है। वो उसे डांस करने और साथ में खाना खाने का भी इन्विटेशन देती है, लेकिन जिन्हो मना कर देता है और कहता है कि वो जा रहा है। थोड़ी देर बाद जिन्हो रेस्टरूम में टिम जोन्स के साथ दिखता है। टिम जोन्स पूछता है कि वो एंजॉय क्यों नहीं कर रहा। जिन्हो एक्सप्लेन करता है कि यहाँ के लोग स्यूअर के लिए आए हैं, उसके लिए नहीं, और भले ही सब कुछ अच्छा लग रहा हो लेकिन उसे लगता है कि अगर वो ज्यादा देर रुका तो और ट्रबल हो सकता है। टिम जोन्स जिन्हो के इंस्टिंक्ट्स और सेल्फ कंट्रोल से काफी इंप्रेस्ड हो जाता है। वो पूछता है कि जिन्हो का नेक्स्ट प्लान क्या है। जिन्हो मुस्कुराते हुए बोलता है कि वो असली कोरियन नाइट लाइफ एंजॉय करने जा रहा है। दोनों फिर कैरियोके बार जाते हैं, वहां चिकन खाते हैं, बियर पीते हैं और थोड़ी देर गाने भी गाते हैं। बाद में वो चॉकलेट बॉम्ब लग्स खाते हैं जो हैंगओवर क्योर के काम आते हैं। टिम जोन्स मानता है कि बियर और चिकन का कॉम्बो सच में अमेजिंग होता है। वो कहता है कि जब भी जिन्हो उसके कंट्री आएगा वो उसे प्रॉपर्ली ट्रीट करेगा। जिन्हो पूछता है कि टिम जोन्स किस कंट्री से है। टिम जोन्स बताता है कि वो इंग्लैंड से है। फिर जिन्हो पूछता है कि वो उन कपड़ों के बदले उससे क्या चाहता है, क्योंकि उसे भरोसा नहीं होता कि टिम जोन्स सिर्फ उसके लिए इतनी दूर से आया है, चाहे कपड़े उसके लिए ही बने हों। आखिर टिम जोन्स सच बता देता है। वो चाहता है कि जिन्हो उसके फैशन शो में वॉक करे, क्योंकि वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि असली म्यूज कैसा होता है। लेकिन साथ ही वो कहता है कि ये प्लान फेल हो जाएगा, क्योंकि उसका म्यूज फिर दूसरे डिजाइनर्स के साथ भी शेयर हो जाएगा और ये सोच वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिन्हो सजेस्ट करता है कि वो सिर्फ उसके डिजाइन्स को इंस्पायर करेगा, लेकिन पब्लिक रनवे पर अपीयर नहीं करेगा। टिम जोन्स इससे मना कर देता है। वो चाहता है कि वो दूसरे डिजाइनर्स के सामने फ्लेक्स करे कि उनके पास जिन्हो जैसा म्यूज नहीं है, और वो उसे किसी के साथ शेयर भी नहीं करना चाहता। तब जिन्हो समझ जाता है कि टिम जोन्स असल में एक बच्चे जैसा है, जो नया गेम कंसोल दिखाना तो चाहता है लेकिन किसी को शेयर नहीं करना चाहता। जिन्हो कहता है कि उसे हाइड नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसलिए क्योंकि टिम जोन्स उसे छुपाना चाहता है। जिन्हो कहता है कि उसे हाइड नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसलिए क्योंकि टिम जोन्स उसे छुपाना चाहता है। वो टिम जोन्स को उस होम शॉपिंग साइट का पेज दिखा देता है जहां वो कपड़े लिस्टेड हैं जो जिन्हो पहने हुए हैं और जहां ट्रैफिक लिमिट ऑलरेडी एक्सीड हो चुकी है। जिन्हो एक्सप्लेन करता है कि उसे ये सब इसलिए पता है क्योंकि वो ओनर को जानता है, और शाम से कोरिया यूनिवर्सिटी जिन्हो कीवर्ड के साथ प्रोडक्ट इंक्वायरीज नॉन स्टॉप आ रही हैं। तब टिम जोन्स रियलाइज करता है कि शाम का वक्त ही वो मोमेंट था जब लोग ऑफिशियली उन दोनों को साथ देखने लगे थे। जिन्हो पॉइंट आउट करता है कि अगर सिर्फ टिम जोन्स के साथ दिखने से इतना अटेंशन मिल रहा है तो अगर वो एक्चुअली टिम जोन्स के कपड़े पहने तो इंटरेस्ट कितना ज्यादा हो जाएगा। आज के टाइम में जब पूरी दुनिया सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, ऐसा अटेंशन अनकंट्रोलेबल हो जाता है। जिन्हो कहता है कि बेहतर है चीजों को डायरेक्टली रिवील करना, ना कि उन्हें अपने आप बढ़ने देना। वो ये भी कहता है कि उसका कॉन्शियंस अलाउ नहीं करता कि वो इतने अमेजिंग कपड़े फ्री में पहने। टिम जोन्स इस बात पर सोचने के लिए अग्री करता है। वो बताता है कि वो 3 दिन बाद फ्रांस वापस जा रहा है और उसकी नेक्स्ट विजिट काफी टाइम बाद होगी। वो रिक्वेस्ट करता है कि चाहे जितना भी टाइम लगे, जैसे ही कपड़े कंप्लीट हो जाएं, जिन्हो तुरंत आकर उन्हें पहने। जिन्हो हाथ मिलाते हुए अग्री करता है और कहता है कि चाहे कितना भी टाइम लगे, जब भी टिम जोन्स बुलाएगा वो तुरंत आ जाएगा। अगले ही दिन जिन्हो फिर टिम जोन्स से मिलता है और उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स नोटिस करता है जो क्लियरली दिखाते हैं कि उसने पूरी रात नहीं सोया। तब जिन्हो समझ जाता है कि टिम जोन्स कोई नॉर्मल एक्सेंट्रिक इंसान नहीं है। बाद में जिन्हो और टिम जोन्स साथ में स्यूअर के सीईओ के साथ वीडियो कॉल ज्वाइन करते हैं। स्यूअर के सीईओ पेट्रो बतारी जिन्हो को इंटरेस्ट से देखते हैं और काफी इंप्रेस लगते हैं। जिन्हो पहले थोड़ा अमेज होता है, फिर सोचता है कि शायद अब उसे किसी चीज पर सरप्राइज होना ही बंद हो गया है। पेट्रो बोलता है कि वो क्लियरली समझ सकता है कि टिम जोन्स सब कुछ छोड़कर कोरिया क्यों आया। पेट्रो तुरंत प्रेशर डालता है कि जीनो को अभी के अभी शेयर का ऑफिशियल मॉडल बना दिया जाए, लेकिन टिम जोन्स बिल्कुल क्लियर बोल देता है कि जीनो उसका म्यूज है। पेट्रो समझाने की कोशिश करता है कि ये ग्रुप की ओवरऑल सेल्स का मैटर है, लेकिन टिम जोन्स उल्टा कह देता है कि अगर ऐसा है तो जीनो को एक्स विटन के साथ भी शेयर कर लो। अपनी बात बिल्कुल क्लियर देखकर पेट्रो के पास मानना ही पड़ता है। वो जीनो को थैंक्स करता है कि वो टिम जोन्स का म्यूज बनने के लिए अग्री हुआ। पेट्रो बताता है कि टिम जोन्स को कंपनी में इसलिए लाया गया था क्योंकि वो इनोवेशन लाता है, लेकिन टिम जोन्स का नेचर ही ऐसा है कि वो कभी एक जगह टिका ही नहीं, हमेशा घूमता रहता है। पेट्रो को लगता है कि शायद अब टिम जोन्स फाइनली कहीं सेटल हो जाए। वो ये भी मानता है
कि फ्री स्पिरिटेड आर्टिस्ट लोग पब्लिक को बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन बिजनेस के लिए वही सबसे मुश्किल पार्टनर होते हैं। इस पर टिम जोन्स तुरंत जवाब देता है कि जब तक कंपनी वेट करती है वो उनके लिए भारी पैसा कमा के देता है। इसके बाद पेट्रो ग्रेटिट्यूड के तौर पर जीनो को अगले 3 साल के लिए शेयर की स्पॉन्सरशिप ऑफर करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि कपड़ों से लेकर सॉक्स तक सारे अनरिलीज प्रीमियम आइटम्स जीनो को मिलेंगे और सिचुएशन के हिसाब से हेयर स्टाइलिस्ट का सपोर्ट भी मिलेगा। बस कंडीशन ये होगी कि जीनो हमेशा शेयर के प्रीमियम प्रोडक्ट्स पहने। जीनो पोलाइटली माफी मांगता है और कहता है कि वो ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, जिससे टिम जोन्स भी शॉक हो जाता है। पेट्रो कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि कहीं जीनो किसी और ब्रांड को प्रेफर तो नहीं कर रहा, लेकिन जीनो क्लियरली बोल देता है कि बात ये नहीं है। वो कहता है कि लग्जरी ब्रांड्स अच्छे होते हैं, स्पॉन्सरशिप और भी अच्छी होती है, लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वो नई जिंदगी है जो उस दिन से शुरू हुई। अगर उसकी जिंदगी सिर्फ लग्जरी चीजें पहनने तक ही सीमित हो जाए तो उसे वो नहीं चाहिए। सुंदर और स्टाइलिश चीजें सिर्फ शेयर की ही नहीं होती, उन्हें कहीं से भी पहना और अप्रिशिएट किया जा सकता है। पेट्रो इस बात से काफी इंप्रेस होता है और कहता है कि टिम जोन्स ने सच में एक असली म्यूज ढूंढ ली है। वो जीनो से माफी मांगता है अगर उसकी पहले वाली बातों से कोई गलत फहमी हुई हो, और मानता है कि उसने जीनो को गलत समझ लिया था, जैसे वो भी उन लोगों में से हो जो सिर्फ शेयर पहनने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। जीनो भी मानता है कि वो थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव रिएक्ट कर गया था। पेट्रो मुस्कुराते हुए कहता है कि जीनो का पोलाइट नेचर उसे और भी पसंद आ रहा है। फिर वो रिवील करता है कि उसने शेयर कोरिया को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि जीनो जो चाहे वो ले सकता है, ये गिफ्ट है, स्पॉन्सरशिप नहीं, और जीनो अपनी फैमिली, नेबर्स और जान पहचान वालों के लिए भी चीजें ले सकता है। जीनो मजाक में कहता है कि पेट्रो को बाद में इस बात का पछतावा होगा, और ये देखकर वो रियलाइज करता है कि सीईओ भी इंसान ही है, जोक कर सकता है। बाद में जीनो शेयर कोरिया पहुंचता है, जहां आंट म्योंग उसे कहती है कि जो चाहे उठा ले, लेकिन जीनो सिर्फ 2 शर्ट्स ही लेता है, जिससे आंट में हैरान हो जाती है। वो कहती है कि ये तो सिर्फ लगभग 30 लाख वॉन के होंगे। इतने में तो पेट्रो को कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। आंट में तुरंत जीनो की मां को बुलाकर बोलती है कि अब टैलेंटेड बेटा होने के असली फायदे उठाने का टाइम आ गया है। लग्जरी बैग्स के साथ जीनो के पेरेंट्स स्टोर में आते हैं और चारों तरफ के लग्जरी आइटम्स देखकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। जीनो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है और आंट म्योंग से पूछता है कि क्या ये सिर्फ सच में ठीक है। आंट म्योंग कहती है कि जब पेट्रो ने बोला है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। वो जीनो को समझाती है कि अगली कम से कम 3 साल की शेयर सेल्स में जीनो का कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा होगा कि ट्रिलियन वॉन भी छोटी बात लगेगी। इसके सामने कुछ प्रोडक्ट्स का कोई मतलब नहीं। जीनो इतनी बड़ी रकम सुनकर शॉक हो जाता है और बेकार में कैलकुलेट करने लगता है कि इतने पैसे में कितना पोर्क बैली आ सकता है। आंट म्योंग तुरंत उसे डांट कर कहती है कि ऐसे मत सोचो, सिर्फ एग्जिस्ट करना ही शेयर के लिए ट्रेजर होने जैसा है, इसलिए अपना ध्यान रखो। जीनो उसे शांत होने को बोलता है और कहता है कि वो वैसे भी अपने स्किल की वजह से मोटा नहीं होगा। जीनो फिर पूछता है कि क्या वो शेयर के लिए कुछ कर सकता है, क्योंकि अब उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है और वो सच में मानता है कि वो सक्सेसफुल होगा। आंट म्योंग थोड़ी सरप्राइज्ड होती है और सोचती है कि जीनो कब इतना बड़ा हो गया। वो उसे अपने साथ चलने को कहती है, बोलती है कि उसे काफ़ी चीज़ें सजेस्ट करनी है और अब वो पीछे नहीं हट सकता। इसी बीच जीनो के फादर चुपचाप अपनी वाइफ को देखते हैं, जो मिरर के सामने नई लग्जरी क्लोथ्स पहनकर खुद पर मुस्कुरा रही होती है। उन्हें पास्ट याद आ जाता है जब उनकी वाइफ अक्सर रोती थी और पूछती थी कि जिंदगी हमेशा इतनी मुश्किल क्यों होती है। वो कहती थी कि उसने कभी आलस से जिंदगी नहीं जी, फिर भी होश आने तक रेंट और लोन के बोझ में दबी चुकी होती थी। जब उसकी लग्जरी बैग फट जाती थी तब भी वो सोचती थी कि क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब वो हंस के कह सकेगी कि सिर्फ कुछ 100 वॉन का ही तो नुकसान है। जीनो के फादर को लगता है कि ये सब कहीं ना कहीं उसकी वजह से हुआ और उसे अपना पास्ट याद आता है जब उसके पिता ने उनकी पढ़ाई के लिए घर की इकलौती गाय बेच दी थी। क्योंकि वो सबसे बड़ा बेटा था, उसके छोटे सिबलिंग्स को बहुत कुछ छोड़ना पड़ा। इसी जिम्मेदारी के साथ उसने सबको सपोर्ट करने का फैसला किया जब तक सब सेटल ना हो जाए और सारा कर्जा चुकता ना हो जाए। इसी इरादे के साथ उसने जीनो की मां से शादी की थी और उसकी वाइफ उसे कहती है कि उसे इस शादी का कभी पछतावा नहीं हुआ, इसलिए उसे ऐसे गिल्टी चेहरा बनाकर नहीं रहना चाहिए। अब जब वो अपनी वाइफ के चेहरे पर इतनी चमकती हुई खुश स्माइल देखता है तो उसे अपने बेटे के लिए दिल से शुक्रिया महसूस होता है। बाद में वो जीनो के साथ एक बार में बैठा होता है, बियर का बड़ा ग्लास पी रहा होता है और खुद को पापी आदमी बोलता है। वो कहता है कि जीनो की मां ने उसकी वजह से बहुत तकलीफ झेली है। फिर वो पूछता है कि बैग्स की कीमत क्या है और जीनो बताता है कि एक बैग लगभग 50 लाख वॉन का है। उसका फादर थोड़ा घबरा जाता है और पूछता है कि क्या इतने महंगे बैग्स लेना सही है। जीनो उसे शांत करता है और कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो भी कुछ काम में हेल्प करेगा। तभी 2 लड़कियां पोलाइटली उनके पास आती हैं और पूछती हैं कि क्या जीनो वही कोरिया यूनिवर्सिटी का हैंडसम गाय है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वो उसके साथ फोटो लेना चाहती हैं और कहती हैं कि वो उसके फैन हैं जब वो फ्रेंडली नेबरहुड ओपा के नाम से जाना जाता था। वो ये भी बोलती हैं कि उस टाइम उसका फैशन सेंस काफी अलग था। जीनो थोड़ा शर्माकर कहता है कि उस वक्त की बातें भूल जाओ। उनमें से एक लड़की ये भी बोलती है कि उसके पापा भी काफी हैंडसम है। जीनो के फादर कंफ्यूज होकर पूछते हैं कि ये कोरिया यूनिवर्सिटी हैंडसम गाय का मतलब क्या है। जीनो सिंपल तरीके से बताता है कि बस ऑनलाइन मिला हुआ निकनेम है और थोड़ा मजाक में बोलता है कि वो लड़कियों में थोड़ा पॉपुलर है। उसका फादर हंस के कहता है कि शादी की टेंशन मत लो, वो अपनी फ्यूचर बहू को घर, गाड़ी और सोने की रिंग सब कुछ दिलाएगा, चाहे लोन ही क्यों ना लेना पड़े। जीनो तुरंत याद दिलाता है कि वो खुद बोल चुका है कि दोबारा कर्जे में नहीं पड़ना चाहिए। 3 दिन बाद टिम जोन्स के जाने के दिन जीनो उसे फेयरवेल देने जाता है। टिम जोन्स उसका शुक्रिया अदा करता है और जीनो कहता है कि ये उसके लिए ऑनर की बात है। टिम जोन्स कहता है कि वो उसे नेक्स्ट टाइम फ्रांस
एडवांस में देखना चाहता है और CEO भी उसके साथ डिनर का वेट कर रहा है। जिन्हो कहता है कि मौका मिला तो वो जरूर आएगा। दोनों एक दूसरे को वेव करते हैं और टिम जोन्स चला जाता है। जिन्हो फिर अपना फोन देखता है जहां आंट मेयोंग का मैसेज होता है जिसमें उसका आने वाला स्केड्यूल लिखा होता है। उधर अन्योंग के घर पर आंट मेयोंग बोलती है कि जैसे ही वो वाइस प्रेसिडेंट बनी वैसे ही जिन्हो भी आगे बढ़ने लगा और जिंदगी का कुछ पता ही नहीं होता। वो फोन टेबल पर रख देती है। जैंग फोन उठाकर देखती है और नोटिस करती है कि बैकग्राउंड इमेज में उसकी बचपन की फोटो लगी हुई है। वो इधर उधर देखती है, फिर एक सेल्फी लेती है और सोचती है कि अब वो ज्यादा सुंदर लगती है और ये भी सोचती है कि उसकी माँ पहली बर्थडे की फोटो ही क्यों उसे यूज करती है। कहीं और एक आदमी गिटार बैग कंधे पर लटकाए हुए चलता है और कहता है कि शायद उसकी प्रोफेसर वाली जिंदगी खत्म होने वाली है, जबकि आज का दिन काफी खूबसूरत है। ये आदमी प्रोफेसर जुंग म्यानजुन होता है जो पहले एक काफी ठीक ठाक गिटारिस्ट था, लेकिन अब लोग उसे पुराना मान लेते हैं। 2 हफ्ते पहले वो अपनी क्लास के रिव्यूज चेक करता है और शॉक हो जाता है जब देखता है कि सिर्फ 5 स्टूडेंट एनरोल्ड हैं और रिव्यूज भी बहुत बुरे हैं। उसका दिमाग भी थक चुका होता है और वो कैंपस में गिटार बजाता है, बिल्कुल किसी बेघर आदमी की तरह। वो सोचता है कि अगर क्लास दोबारा कैंसिल हुई तो उसका प्रोफेसर कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा। वो खुद को ही दोष देता है, बोलता है कि वो ज्यादा स्ट्रिक्ट ग्रेडिंग करता है और रोमांस और परफॉर्मेंस की कमी रह जाती है। वो समझ जाता है कि चाहे कोई चीज कितनी भी पॉपुलर हो, हर चीज का टाइम आता जाता रहता है। जनरेशन बदलने के साथ ट्रेंड्स भी बदलते हैं। पुरानी जनरेशन गायब नहीं होती, लेकिन कोरिया यूनिवर्सिटी में अब क्लियरली नई जनरेशन का राज है। वो चिंता करता है कि अगर प्रोफेसर की नौकरी चली गई तो वो कमाएगा कैसे। प्रैक्टिकल म्यूजिक डिग्री के बिना इवन एक्स प्रोफेसर होने का भी ज्यादा फायदा नहीं, और अगर म्यूजिक इंडस्ट्री में वापस गया तो जूनियर से कम्पीट करने का कॉन्फिडेंस भी नहीं बचा। बाद में एक लड़की कहती है कि ये क्लास स्ट्रिक्ट ग्रेडिंग के लिए फेमस है और वो समझ नहीं पाती कि कोई इसे क्यों चूज करेगा। जानहो थोड़ा शर्माते हुए बोलता है कि एक फ्रेंड ने उसे बोला था कि वो बूढ़े आदमी जैसा स्मेल करता है, फिर भी उसका सपना है कि वो कैंपस के लॉन में बैठकर गिटार बजाए। तभी प्रोफेसर क्लास में आता है और इतनी सारी भरी हुई सीट्स देखकर बिल्कुल शॉक हो जाता है। ली जिन्हो का स्केड्यूल स्कूल कम्युनिटी में लीक होने के बाद प्रोफेसर की क्लास में लगभग 1000% स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं। प्रोफेसर इमोशनल हो जाता है, बोलता है कि ये सपने जैसा लग रहा है और चुपचाप आंखें पोंछ लेता है। जिन्हो कार के अंदर गिटार बजा रहा होता है। डायरेक्टर जो कहता है कि गिटार काफी अच्छा है और पूछता है क्या नया लिया है। जिन्हो बताता है कि प्रोफेसर ने थैंक यू के तौर पर दिया है क्योंकि क्लास कैंसिल होने से बच गई। प्रोफेसर ने कहा था कि ये वही गिटार है जो वो अपने प्राइम टाइम में यूज करता था। डायरेक्टर जो प्रोफेसर का नाम पूछता है और नाम सुनते ही थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाता है। वो कहता है कि प्रोफेसर मेन स्ट्रीम नहीं है, लेकिन जो जानते हैं उनके लिए काफी फेमस है। वो मजाक में बोलता है कि अगर जिन्हो कभी पैसे में फंस जाए तो प्रोफेसर का ऑटोग्राफ गिटार पर लेकर एप्पल मार्केट में बेच देना, अच्छी कीमत मिल जाएगी। जिन्हो हैरान हो जाता है और सोचता है जैसे लॉटरी लग गई हो। डायरेक्टर जो खुश होता है क्योंकि जिन्हो मजाक को अच्छे से ले लेता है। वो कहता है कि लोग बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव्स थोड़े ऑकवर्ड या स्कैरी लगते हैं। जिन्हो सोचता है कि जोक्स उस पर डिपेंड करता है जो सुन रहा होता है। फिर डायरेक्टर जो आज के फोटोशूट की बात करता है और पूछता है कि क्या जिन्हो नर्वस है। जिन्हो बोलता है कि वो पहले भी फोटोशूट्स कर चुका है। डायरेक्टर जो कहता है कि ये वाला अलग है और प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि फोटोज एक्स मैगजीन में आएंगी, जो दुनिया की सबसे पहचानी जाने वाली फैशन मैगजीन्स में से एक है। वो कहता है कि ग्रुप का प्राइड मेंबर्स के प्राइड से जुड़ा होता है। इसी वक्त एक्स मैगजीन की एक फीमेल स्टाफ बोलती हुई दिखाई देती है कि इतने एमेच्योर मॉडल को कवर पर रखना दिखाता है कि सेऔर गिर रहा है। फोटोग्राफर बोलता है कि ये बंदा मॉडल जैसा लगता ही नहीं, बस एक नॉर्मल आदमी जैसा दिखता है। एक और स्टाफ बोलता है कि अगर सेनोर का प्रोजेक्ट है तो मॉडल ऑर्डिनरी हो ही नहीं सकता। तब वही वुमन याद दिलाती है कि सेनोर कोरिया ने रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट चेंज किया है और रूमर्स हैं कि मॉडल वाइस प्रेसिडेंट के फ्रेंड का बेटा है। ये सुनकर एक और स्टाफ बोलता है कि अब तो सेनोर का डाउनफॉल कंफर्म लगता है। डायरेक्टर जो समझाता है कि ऐसी सिचुएशन में अगर पहला बटन गलत लग गया तो सिर्फ जिन्हो की एम्बैरेसमेंट का इशू नहीं रहेगा, बल्कि सेनोर की रेपुटेशन को भी नुकसान होगा क्योंकि कंपनी खुद जिन्हो को पुश कर रही है। इसलिए जिन्हो को क्लियरली खुद को प्रूव करना होगा। थोड़ी देर बाद जिन्हो स्टूडियो में आता है और उसे देखकर स्टाफ बिल्कुल स्टन हो जाते हैं। जिन्हो शांत कॉन्फिडेंस के साथ अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसकी बॉडी लैंग्वेज काफी एलिगेंट होती है जो सब पर स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ती है। शूट के बाद स्टाफ से पूछा जाता है कि जिन्हो के साथ काम करना कैसा रहा। फोटोग्राफर मानता है कि भले ही जिन्हो एक नॉर्मल आदमी जैसा दिखता हो, लेकिन उसकी स्किल बिल्कुल अलग लेवल की है। बाकी तो स्टाफ भी पॉजिटिव बात करते हैं और कहते हैं कि फ्यूचर में फिर से उसके साथ काम करना चाहेंगे। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या वो जिन्हो के वेटिंग रूम में जाकर बात करना चाहते हैं तो तीनों मना कर देते हैं। कहते हैं कि जिन्हो इस वक्त फोटोशूट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। पता चलता है कि जिन्हो अगले दिन होने वाले एम्प्टी टैलेंट शो के लिए प्रैक्टिस कर रहा है। जिन्हो खुश होता है कि वो वेटिंग रूम के अंदर गिटार प्रैक्टिस कर सकता है और सोचता है कि अगर वो अच्छा परफॉर्म कर गया तो शायद एक नया स्किल अनलॉक हो जाए। इस स्किल का नाम है रूफ टॉप स्टार। इसको अनलॉक करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। गिटार किसी और से गिफ्ट में मिलना चाहिए, 30 सॉन्ग्स को 10-10 बार सुनना होगा और उन 30 सॉन्ग्स को परफेक्ट तरीके से 10-10 बार बजाना होगा। जिन्हो सोचता है कि अगर टाइम कम हो तो ये स्किल लेना नेशनल टॉपर बनने जितना मुश्किल है। वो कैलकुलेट करता है कि एक सॉन्ग को परफेक्ट करने के लिए कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मतलब टोटल 300 बार गिटार बजाना पड़ेगा। अगर एक सॉन्ग 3 मिनट का हो तो कम से कम 15 घंटे लगते हैं। फिर भी वो थोड़ा रिलीव्ड होता है क्योंकि प्रोफेसर उसे बहुत ध्यान से सिखाता है और कैरियोके में जीजुन के साथ भी काफी प्रैक्टिस हो चुकी है। हर फ्री मोमेंट का यूज करके जिन्हो लास्ट में सिर्फ एक सॉन्ग बचा लेता है, लेकिन उसके फिंगर्स में कट्स हो जाते हैं और दर्द की वजह से बजाना मुश्किल हो जाता है। आखिरकार इंसान का बॉडी और माइंड दोनों लिमिट में ही काम करते हैं। 3 साल पहले एक फीमेल रुकी सिंगर स्टेज पर परफॉर्म करती दिखती है, काफी कॉन्फिडेंट लग रही होती है। वो सोचती है कि जब उसका एल्बम रिलीज होगा लोग उसके गाने सुनेंगे और उसे ट्रू सिंगर सॉन्ग राइटर के रूप में पहचानेंगे, लेकिन उसका पहला और दूसरा एल्बम दोनों बुरी तरह फ्लॉप हो जाते हैं। फिर उसे थर्ड एल्बम के लिए डांस म्यूजिक ट्राई करने को बोला जाता है और रिस्पॉन्स इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि CEO खुद मैगजीन इंटरव्यू अरेंज करता है। वो बिना ज्यादा
रिएक्शन दिए हाँ कह देती है और अंदर से ये भी सोचती है कि काश ये एल्बम भी फेल हो जाए। उसके दिल में दर्द होता है कि अगर वो ऐसे गाने गाकर फेमस हो गई जो उसने खुद लिखे ही नहीं, शॉर्ट कपड़े पहनकर चाइल्डिश लिरिक्स के साथ, तो वही उसकी पहचान बन जाएगी। वो बाथरूम जाने का बहाना बनाती है और बाद में मैनेजर को सीईओ का कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि सेओला डिप्रेस्ड है क्योंकि उसकी लाइफ का प्राइड उसकी गिटार और कॉम्पोजिशंस के लिए जो बुरी तरह हर्ट हो चुकी है। बाद में सेओला बाहर आसमान की तरफ देख रही होती है जब उसे एक मेलोडी सुनाई देती है। वो शॉक हो जाती है और आवाज की डायरेक्शन में भागती है। मेलोडी उसे जिन्हो के वेटिंग रूम तक ले जाती है जहां वो जिन्हो को गिटार बजाते हुए देखती है। जिन्हो भी उसे देखकर सरप्राइज्ड होता है। सेओला उसके पास बैठ जाती है और उसे बोलती है कि बजाते रहो। जिन्हो दोबारा गिटार बजाना शुरू करता है और नोटिस करता है कि फिंगर्स का दर्द बिल्कुल गायब हो चुका है। उधर सेओला का मैनेजर सीईओ से फोन पर बात कर रहा होता है और बताता है कि सेओला बाथरूम जाने के बाद 20 मिनट से गायब है। सीईओ घबराकर कहता है कि उसे तुरंत ढूंढो, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। मैनेजर मन में सोचता है कि सीईओ ऐसी मनहूस बातें क्यों बोल रहा है, लेकिन उसे याद आता है कि सेओला पहले क्विट करने की बात भी कर चुकी है। तभी एक खुले रूम से मेलोडी आती है जहां सेओला गा रही होती है और जिन्हो गिटार बजा रहा होता है। मैनेजर इंप्रेस हो जाता है। उसे रियलाइज होता है कि सेओला सच में कितनी अच्छी सिंगर है। सेओला जिन्हो से पूछती है कि क्या वो भी किसी नए सॉन्ग इंटरव्यू के लिए आया है और उसकी एजेंसी कौन सी है। जिन्हो सिंपल तरीके से बोलता है कि वो सिर्फ एक नॉर्मल आदमी है जो कल के एम्प्टी टैलेंट शो के लिए प्रैक्टिस कर रहा है और उसे गिटार पकड़े हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ। ये सुनकर सेओला बिल्कुल शॉक हो जाती है कि सिर्फ एक हफ्ते में जिन्हो इतने अच्छा कैसे बजाने लगा। उसे शर्म आती है कि वो दुनिया से रिकग्निशन ना मिलने पर अपसेट हो रही थी जबकि सामने एक रियल जीनियस बैठा है। वो ब्लश करते हुए बताती है कि वो एक्चुअली 3rd ईयर रुकी है। तभी मैनेजर आ जाता है और उसे डांटते हुए बोलता है कि अब से फोन हमेशा साथ रखा करे क्योंकि वो और सीईओ दोनों बहुत टेंशन में थे। फिर मैनेजर जिन्हो को पहचान लेता है और पूछता है कि क्या वो सेलिब्रिटी बनना चाहेगा। जिन्हो बिना सोचे तुरंत मना कर देता है। बाद में सेओला पूछती है कि जिन्हो कौन है जिसे मैनेजर इतनी मेहनत से रिक्रूट करना चाहता था। मैनेजर सीधा बोलता है कि जिन्हो वो लड़का है जिसे कोरिया की हर एजेंसी पाना चाहती है। साथ ही साथ मैनेजर ये भी बताता है कि जीनो किसी भी एजेंसी के साथ साइन करने से सीधा मना कर देता है। वो कहता है कि जीनो यंग है, हैंडसम है, स्मार्ट है और आज के टाइम का परफेक्ट ब्लू चिप टैलेंट है। ये सुनकर सेओला क्यूरियोसिटी में पूछती है कि जाइनो एक्चुअली कितना स्मार्ट है। मैनेजर कैजुअली बोल देता है कि जीनो ने रेगुलर एडमिशन से कोरिया यूनिवर्सिटी एंटर किया था एज नेशनल टॉपर। ये सुनकर सेओला बस चुप हो जाती है और मान लेती है कि वो हर एंगल से अभी भी एक रुकी ही है। मैनेजर फिर नोटिस करता है कि सेओला कुछ दिनों से काफी डाउन लग रही थी लेकिन आज अचानक उसका मूड बेटर है। वो पूछता है क्या बात है। तब सेओला एकदम सीरियस टोन में बोल देती है कि आज के शूट के बाद वो अपना 3rd एल्बम दोबारा रिकॉर्ड करना चाहती है। मैनेजर शॉक हो जाता है और बोलता है कि इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, लेकिन सेओला फर्मली कहती है कि अब वो ठीक है और ट्रेनिंग डेज की तरह दोबारा एम्बिशियस बनना चाहती है। थोड़ी देर बाद उसे इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है। मैनेजर बोलता है कि उसकी ब्राइट पर्सनैलिटी कैमरा के लिए परफेक्ट है और आज उसे कैमरा को फुली डोमिनेट करना चाहिए। सेओला ये भी बोलती है कि वो वही म्यूजिक वीडियो शूट करना चाहती है जिसका मैनेजर ने पहले जिक्र किया था। मैनेजर को याद आता है कि पहले सेओला उस एमवी को हेट करती थी क्योंकि आउटफिट शॉर्ट और चाइल्डिश था, लेकिन सेओला बोलती है कि जब तक वो ट्रेनी है ज्यादा नखरे नहीं कर सकती। इधर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का MTV डे आ जाता है। सारे पार्टिसिपेंट्स बस के अंदर बैठे होते हैं, फुल मेकअप, शाइनी फेसेस, बिल्कुल स्पार्कलिंग। जीनो मन ही मन सोचता है कि उसे खुद भी सरप्राइज हो रहा है कि वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स इतनी मेहनत से लगा रहा है। योंगजे समझाता है कि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स भेजना क्लियरली प्रमोशन के लिए होता है और जीनो को प्रॉपरली दिखाना चाहिए कि वो उन्हें कितना अच्छा यूज कर रहा है ताकि उसका ऑरा शाइन करे। योंगजी हंसी में बोलता है कि इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के लड़के जितना अनॉयड होंगे उतना ही मजा आएगा। वो बोलता है कि वो एक्स्ट्रा लिप बाम लगाएगा और सिर्फ इकोनॉमिक्स बिल्डिंग का बाथरूम यूज करेगा। फिर वो जीनो से पूछता है कि क्या वो टीम टैलेंट शो के लिए रेडी है। जीनो बिना हेजिटेट बोले देता है मैं सबको शॉक कर दूंगा। बाद में योंगजू अनाउंस करता है कि डिनर टाइम हो गया है। फ्रेशमैन जो कुकिंग नहीं जानते ऐसे अजीब अजीब खाने बनाते हैं कि सब देखकर बोल देते हैं कि उनकी टीम तो डूम्ड है। वो डिसाइड करते हैं कि जीनो की टीम से ही खाना मांगेंगे। जीनो आग जलाता है लेकिन वो कुकिंग फायर से ज्यादा बॉन फायर जैसी लगती है। योंगजे देखकर बोलता है कि लगता है रामेन पकाने के बजाय जलाने का प्लान है। आखिर में सब लोग रामेन चैरिटी से पेट भरते हैं और लड़के गर्ल्स को ऑफर देते हैं एक बोल रामेन के बदले जीनो के साथ फोटो। सब फिर ऑडिटोरियम हॉल में गैदर होते हैं। योंगजी जोर से पूछता है कि पेट भर गया तो नेक्स्ट क्या भरेंगे। फ्रेशमैन एक साथ चिल्लाते हैं अल्कोहल। योंगजू प्राइजेस अनाउंस करता है। 3rd प्लेस 2 बॉक्सेस सोजू, 5 बॉक्सेस बियर और 10 चिकन्स। 2nd प्लेस अनलिमिटेड बियर, सोजू, मकौली और स्नैक्स। स्ट्रेंथ टीम बोलती है कि लगता है किसी पोल्ट्री फार्म पे ही रेड पड़ गई है। डांस टीम और दोनों बैंड टीम्स एक दूसरे को इंटेंस लुक्स देते हैं। योंगजे बोलता है कि उसे यहीं खड़े खड़े उनका बर्निंग डिटर्मिनेशन सुनाई दे रहा है। फिर ग्रैंड प्राइज अनाउंस होता है, अनलिमिटेड स्नैक्स और 5 बॉटल्स ऑफ 17 ईयर एज एक्स रैंटीन। टैलेंट शो ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले स्ट्रेंथ टीम परफॉर्म करती है। एक बॉडी बिल्डर इनसेनली हैवी वेट उठा लेता है। योंगजे शॉक में बोलता है कि कोई इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। बंदा कैजुअली बोलता है कि जब भी एंट्रेंस एग्जाम से स्ट्रेस होता है वो अपने स्कूल बैग का वेट 1 किलो बढ़ा देता है। फिर वो प्राउडली कहता है कि उसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के टेक्स्ट बुक्स का वेट बहुत पसंद है और इंप्रेस करने के लिए 500 पेज टेक्स्ट बुक को बीच से फाड़ देता है। तभी किम जैन जो उस बुक का ऑथर और डिपार्टमेंट का प्रोफेसर है चिल्लाता है ये मेरी बुक है और रेड बटन दबा देता है। योंगजू तुरंत नेक्स्ट टीम को बुला लेता है। नेक्स्ट आती है डांस टीम। लोग सोचते हैं कपल डांस होगा लेकिन वो क्लैरिफाई करते हैं कि वो सिबलिंग्स हैं। जीनो के क्लासमेट्स बोलते हैं कि रिट्रीट्स में मेल फीमेल डांस का 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स सीन बिगड़ जाता है। वो जीनो से पूछते हैं कि क्या उसके साथ भी ऐसा होता है। जीनो ऑनेस्टली बोल देता है कि हाँ, इवन दो सिलियल रिट्रीट्स का कोई रियल एक्सपीरियंस नहीं है। फिर दूसरी बैंड टीम कमेंट करती है कि क्या जीनो अकेला ही टीम है और क्या वो इतनी बड़ी क्रू को लीड कर पाएगा, स्पेशली जब उसे गिटार उठाए अभी आधा महीना भी नहीं हुआ। जीनो बस स्माइल करता है और कामली बोलता है कि उसे गिटार का सार समझ आ चुका है और एक्सपर्ट से एडवाइस मिल चुकी है। वो बोलता है रेडी रहना। ये मोमेंट असल में 2 हफ्ते पहले शुरू हुआ था जब जेजे ने नोटिस किया कि जीनो टैलेंट शो के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। जेजे थोड़ा
सरप्राइज्ड होकर पूछता है कि वो अपनी टीम के मेंबर्स की जगह उससे हेल्प क्यों मांग रहा है। तब जीनो ऑनेस्टली एक्सप्लेन करता है कि उसके टीममेट्स सिर्फ पढ़ाई में स्ट्रांग हैं, उन्हें ट्रेंड्स, स्टेज परफॉर्मेंस और ऑडियंस टेस्ट का ज्यादा आइडिया नहीं है। लास्ट शटल मिस करने के बाद जीनो को लगता है कि टैलेंट शो में परफॉर्म करना ही वो मिनिमम चीज है जो वो अपनी तरफ से कर सकता है। जब जीनो जेजे से मदद मांगता है तो जून सीधा कंडीशन रख देता है कि कैरियोके के सारे बिल्स जीनो को ही भरने होंगे। उसके बाद जीनो को कैरियोके रूम में कई गाने गाते हुए दिखाया जाता है जो उसे टीवी पर सुने हुए लगते हैं। वो बोलता है कि इन सब गानों का वाइब काफी अच्छा है, लेकिन जेजे तुरंत मना कर देता है और कहता है कि 4 डिजिट से कम नंबर वाले कैरियोके सॉन्ग्स की तरफ देखना भी मना है। जीनो समझाने की कोशिश करता है कि कुछ गाने इसलिए टाइमलेस होते हैं क्योंकि उनमें दम होता है, पर जून क्लियरली कह देता है कि टैलेंट शो पर्सनल चॉइस के लिए नहीं होता। जून ये भी बोलता है कि जूनो ये बात कभी पूरी तरह समझ नहीं पाएगा क्योंकि वो हमेशा एक आउटकास्ट रहा है, रीसेट लाइफ के चक्कर में पड़ा रहा और कभी एक भी स्कूल ट्रिप पर नहीं गया। ये बात जूनो के दिल को लगती है, लेकिन वो चुप रहता है। प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं जहां यूंग स्टेज से नेक्स्ट टीम अनाउंस करता है जो होती है बैंड टीम। बैंड टीम एक इतना इमोशनल साम परफॉर्म करती है कि पूरा हॉल भारी हो जाता है। एटमॉस्फेयर ऐसा लगता है जैसे माँ के हाथ का दुंजांग जिग्गे किसी फैंसी और एलिगेंट पार्टी में सर्व कर दिया गया हो। टेस्ट अलग, जगह बिल्कुल मिसमैच। काफी लोग इमोशनल हो जाते हैं और मूड ऑलरेडी काफी लो हो चुका होता है। इसी बीच जूनो को याद आता है कि पहले जून ने कहा था कि जब मूड ऑलरेडी इतना हैवी हो तब एक और डाउनर सॉन्ग काफी ऑकवर्ड लगेगा। इसलिए जून ने जूनो को एडवाइस दी थी कि सेफ प्ले करे और एक एक्साइटिंग और रीसेंट हिट सॉन्ग चूज करे। जीनो को भी याद आता है कि उसने एडमिट किया था कि उसे नए गाने ज्यादा नहीं पता, जिसके बाद जून ने उसे टॉप 100 चार्ट्स देखने को कहा था और बोला था कि ऐसा सॉन्ग करो जो इतना कैची हो कि एक बार सुनते ही पड़ोसी का डॉग भी कोरस हम करने लगे। जून ने तब क्लियरली समझाया था कि एक सक्सेसफुल स्टेज के लिए होली ट्रिनिटी जरूरी होती है, विजुअल्स, पॉपुलैरिटी और स्किल। उसने पॉइंट आउट किया था कि जूनो के विजुअल्स ऑलरेडी फ्लॉलेस हैं, पॉपुलैरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेगा और जूनो को बस अपनी स्किल पर फोकस करना है। जेजे ये भी बताता है कि जूनो की टीम में उसके अलावा 4 और मेंबर्स हैं जो एवरेज सिंगर्स हैं और थोड़ी बहुत कोरियोग्राफी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम बचा होने की वजह से प्रेशर काफी ज्यादा है। फिर स्टेज पर जूनो की टीम का नाम कॉल होता है। शुरू में सिर्फ जूनो दिखाई देता है, अकेला, शांत, हाथ में अकूस्टिक गिटार और सामने माइक। जैसे ही वो प्ले करना शुरू करता है उसे रियलाइज होता है कि स्किल वो पावर है जो लोगों को फोकस करने पर मजबूर करती है, पॉपुलैरिटी वो पावर है जो सबको एंजॉय करने देती है और विजुअल्स वो पावर है जो आंखों को कहीं और जाने ही नहीं देती। जैसे ही ऑडियंस सॉन्ग को पहचान लेती है जो एक मैसिव हिट होता है, पूरा हॉल एक्साइटमेंट से भर जाता है। लोग अपने फोन्स निकालकर रिकॉर्ड करने लगते हैं। जूनो कामली परफॉर्म करता रहता है और धीरे धीरे उसके टीम मेंबर्स स्टेज पर आकर परफेक्टली सिंक्ड कोरियोग्राफी शुरू कर देते हैं। ये स्लो बिल्डअप ऑडियंस को इतना ओवरवेल्म कर देता है कि सबको लगता है जैसे वो प्योर मैजिक देख रहे हों। परफॉर्मेंस के एंड पर जूनो अपने मन में सोचता है कि 2 हफ्ते की मेहनत सिर्फ 4 मिनट 52 सेकंड्स के लिए थी, जो पलक झपकते ही खत्म हो गई। ऑडियंस अभी भी शॉक में होती है, बाकी टीम्स अपनी सीट्स पर चुपचाप बैठे रहते हैं। तब जीनो मुस्कुराते हुए अपनी उंगली उठाकर कॉन्फिडेंटली सिग्नल देता है, जैसे कह रहा हो अगर किसी को लगता है कि वो इस परफॉर्मेंस को मैच कर सकता है तो आगे आए, क्योंकि वो बस अपना पहला फेस्टिवल एक्सपीरियंस पूरी तरह एंजॉय करना चाहता है। जब ग्रुप ऑनलाइन रिसर्च शुरू करता है तो एक मेंबर सरप्राइज के साथ बोलता है कि इस टॉपिक पर मटेरियल एक्सपेक्ट से काफी ज्यादा है। वो एडमिट करता है कि उससे पहले बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कुछ लोग मोबाइल गेम्स पर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस तक स्पेंड कर देते हैं। उसके बाद वही मेंबर सजेस्ट करता है कि अब रोज डिवाइड कर लेने चाहिए और कैजुअली बोल देता है कि प्रेजेंटेशन जिनो हैंडल करेगा, चाहे जियो क्लियरली इस बात से कंफर्टेबल ना हो। तब ग्रुप की एक फीमेल मेंबर सीधा बोलती है कि जिनो अपना रोल खुद चूज नहीं करेगा। उसका कहना होता है कि अगर किसी का पार्टिसिपेशन कम रहा है तो उसे ज्यादा डिफिकल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। ये सुनकर जिनो पुशबैक करता है और क्लियरली पॉइंट आउट करता है कि वो हर एक ग्रुप मीटिंग में प्रेजेंट रहा है, बस प्रॉब्लम ये थी कि कई बार बीच में उठकर जाना पड़ा क्योंकि एंटरटेनमेंट कंपनीज उसे स्काउट करने की कोशिश कर रही थी। इसी बात को मौका बनाकर बाकी मेंबर्स डिसाइड कर लेते हैं कि जिनो को ही टीम लीडर बना दिया जाए। बाद में जिनो को आंट मयोंग के साथ फोन कॉल पर दिखाया जाता है। वो उन्हें बताता है कि कांस्टेंट स्काउटिंग की वजह से वो काफी स्ट्रेस्ड फील कर रहा है। हाल ये हो गया है कि वो ढंग से लंच भी नहीं खा पाता। आंट मयोंग उसे कामली रीएश्योर करती है और बोलती है कि इसका मतलब सिर्फ ये है कि एजेंसी पैनिक मोड में है। वो बताती है कि जब भी जिनो का कोई फोटोशूट रिलीज होता है वो तुरंत रियल टाइम सर्च रैंकिंग के टॉप 10 में आ जाता है। आंट मयोंग ये भी ऐड करती है कि सोल कोरिया की सेल्स मेंस फैशन में 10% इंक्रीज हुई है, जबकि विमेंस फैशन में 4% ड्रॉप आया है। और सबसे शॉकिंग बात यह होती है कि जिनो का सोशल मीडिया अकाउंट जिसमें एक भी पोस्ट नहीं है फिर भी 500,000 फॉलोअर्स क्रॉस कर चुका है। ये सब सुनकर जिनो अपनी सिचुएशन को पूरी तरह प्रोसेस भी नहीं कर पाता। आंट मयोंग फिर बताती है कि रूमर्स चल रहे हैं कि जिनो टिम जोन्स का म्यूज बनने वाला है और शायद सू के साथ साइन करेगा, लेकिन एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल ऑपोजिट जिनो डिसाइड करता है कि वो अभी किसी के साथ साइन नहीं करेगा। इस डिसीजन की वजह से जो एजेंसी साइड में वेट कर रही थी वो सब सडनली रश करने लगते हैं और यही जिनो के लिए क्वाजी सेलिब्रिटी लाइफ की रियलिटी बन जाती है। इसी कॉन्वर्सेशन में जिनो पूछता है कि अगर सू उसका मैनेजमेंट हैंडल करे तो क्या उसे ग्रोथ और प्रमोशन गारंटी मिलेगी। तभी उसे रियलाइज होता है कि कॉल वीडियो कॉल में स्विच हो चुकी है और स्क्रीन पर वो देखता है कि आंट मयोंग सीनियर सीईओ के साथ मिलकर किसी मीम में पार्टिसिपेट कर रही है, जो सीन को थोड़ा अनरियल बना देता है। आखिरकार सू के साथ मैनेजमेंट डील फाइनल नहीं हो पाती। मेन रीजन ये होता है कि उनके पास एक राइजिंग स्टार को डायरेक्टली मैनेज करने का एक्सपीरियंस नहीं है। सीईओ एक्सप्लेन करता है कि जो बात चल रही है वो सिर्फ मॉडल मैनेजमेंट नहीं बल्कि एक स्टार को पूरी तरह ब्रांड के अंडर ग्रो करने की है। अगर सू जिनो को डायरेक्टली मैनेज करे तो वो सूल का सिंबल बन जाएगा, जो काफी कॉम्प्लेक्स चीज है। सीईओ डिटेल में समझाता है कि एक मॉडल अपनी इमेज के थ्रू ब्रांड
को एनहांस करता है जब तक कुछ कंडीशंस मीट होती रहें, लेकिन एक स्टार जो डायरेक्टली कंपनी के अंडर नर्चर होता है वो ब्रांड का एम्बॉडीमेंट बन जाता है। इसी वजह से सीईओ कुछ ऐसे फैक्टर्स लिस्ट करता है जो फ्यूचर में सू के लिए वीकनेस बन सकते हैं, जिन्हों को रियलाइज होता है कि इस सिचुएशन में रिस्क बहुत ज्यादा है। सीईओ ये भी क्लैरिफाई करता है कि वो वर्स्ट केस सिनेरियोस के पर्सपेक्टिव से सोच रहा है, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंटलेस इन्वेस्टर्स के साथ जुड़ी हुई है। वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता है और बताता है कि 2010s में उसने देखा था कि कैसे एक ब्रांड का नाम एक सीरियल किलर के साथ जुड़ जाने से इरिवर्सिबल डैमेज हो गया था। वो क्लियरली बोलता है कि उसे जियो के कैरेक्टर पर डाउट नहीं है, बस अगर प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा कम होता तो वो इस आइडिया को हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेता। जियो सीईओ का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि एक कैजुअल रिमार्क को उसने इतनी मीनिंगफुल और डीप डिस्कशन में बदल दिया, लेकिन आंट मयोंग सीरियस टोन में बोलती है कि वो बिल्कुल जोक नहीं कर रही और फिर से सजेशन देती है कि जिनो को इस बार प्रॉपर्ली स्काउट होना चाहिए। जिनो तुरंत मना कर देता है और कहता है कि वो अभी 20 साल का हुआ है। आंट मयोंग फिर उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछती है। जिनो कामली एक्सप्लेन करता है कि वो फ्रीलांस लाइफस्टाइल कंटिन्यू करना चाहता है ताकि सिर्फ वही काम करे जो वो जेन्युइनली करना चाहे। ये सुनकर सीईओ एक कॉशनरी पॉइंट रेज करता है। कुछ टाइम बाद जिनो एक कैफे में बैठा होता है जहां उसे ग्रुप प्रोजेक्ट के सीनियर मेंबर का मैसेज मिलता है जिसमें लेटेस्ट मीटिंग का समरी होता है। तभी वेटर उसे हिबिस्कस टी सर्व करता है। कब उठाते हुए जिनो थोड़ा सोचता है कि शायद ये ड्राइड फ्लावर पेटल से बनी हो। चाय पीते वक्त उसे सीईओ की बात याद आती है। पॉपुलैरिटी एक सिंगल फ्लावर जैसी होती है जो एक बार मुरझा जाए तो आसानी से दोबारा नहीं खिलती, और जिनो चुपचाप सोचता है कि जब वो दिन आएगा तब वो क्या करेगा। फिर भी जिनो बिल्कुल शांत रहता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी बाकी 98 लाइव्स अभी भी उसका इंतजार कर रही हैं। 3 दिन बाद जिनो अपने ग्रुप मेंबर से प्रोजेक्ट के लिए मिलता है। मीटिंग के दौरान वो लोग बोलते हैं कि अगर जिनो बिजी हो तो वो प्रेजेंटेशन का स्क्रिप्ट बना देंगे, लेकिन जानो कामली बोल देता है कि जो मटेरियल्स उसने पहले भेजे थे उनके हर डिटेल उसे ऑलरेडी याद है। तब एक फीमेल सीनियर कैजुअली बोलती है कि पिछले कुछ दिनों से उसने कैंपस के आसपास एंटरटेनमेंट एजेंसीज के लोग नहीं देखे। जिनो तुरंत समझ जाता है कि इसका असली रीजन क्या है। दरअसल उसके एक एंटी फैन ने स्कूल फोरम पर कंप्लेन पोस्ट की थी जिसमें लिखा था कि कुछ अननोन लोग जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नहीं है कैंपस में जिनो को ढूंढते घूम रहे हैं। इस वजह से जिनो को फाइनली थोड़ी रिलीफ मिलती है और वो सोचता है कि अब वो चैन से खाना खा सकता है। खुशी में वो गल्प के साथ सेलिब्रेट करने का सजेशन देता है। अगले ही पल उसे कुछ लोग उसका नाम पुकारते हुए सुनाई देते हैं। पहले वो इग्नोर करके निकल जाना चाहता है, लेकिन फिर रियलाइज करता है कि वो आवाजें उसे फेमिलियर लग रही हैं। मुड़कर देखता है तो वहां सियोला खड़ी होती है अपने मैनेजर के साथ जो लॉम एंटरटेनमेंट से है। सियोला मुस्कुराते हुए बोलती है कि वो लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं। जिनो सीधा पूछता है कि क्या वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए आए हैं। मैनेजर तुरंत क्लियर कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं है और बताता है कि जब बड़े एजेंसीज मूव करने लगे थे तभी उन्होंने गिव अप कर दिया था। जिनो फिर पूछता है कि फिर वो यहाँ क्यों आए हैं। तब मैनेजर सियोला के 3rd एल्बम का टॉपिक छेड़ता है और पूछता है कि क्या जिन्होंने वो एल्बम सुना है। जाइनो ऑनेस्टली बोलता है कि एल्बम काफी अमेजिंग है और ये भी ऐड करता है कि काश सियोला ने डांस जॉनरा थोड़ा पहले ट्राई किया होता। फिर वो पूछते हैं कि क्या उसने म्यूजिक वीडियो देखा है। जाइनो सच बोलता है कि वो उसमें पूरी तरह इमर्स नहीं हो पाया। रीजन बताते हुए वो कहता है कि कॉन्सेप्ट एक क्यूट और इनोसेंट गर्ल का फील देता है, लेकिन जो गाना गा रही है वो अब लड़की जैसी फील नहीं देती और क्लोथिंग एक्सपोजर भी काफी ज्यादा है जो ओवरऑल मूड से क्लैश करता है। वो ये भी बोलता है कि एक लिमिट तक सब ठीक था क्योंकि लिरिक्स मैच कर रहे थे, लेकिन उसके बाद काम नहीं करता। मैनेजर पूछता है कि क्या मेल एक्टर की प्रेजेंस उसे डिस्टर्ब कर रही थी। जाइनो अग्री करता है और बोलता है कि एक्टर बुरा दिखता ऐसा नहीं है, लेकिन जब स्टोरी एक वन साइडेड अटैचमेंट की हो और दोनों लोग इक्वली गुड लुकिंग दिखें तो रिलेशनशिप बिलीवेबल नहीं लगती। एग्जीक्यूशन इतना वीक होता है कि लोग म्यूजिक वीडियो को सॉन्ग का एंट्री बैरियर कहने लगते हैं। तभी मैनेजर सडनली रिक्वेस्ट करता है कि नेक्स्ट सॉन्ग के म्यूजिक वीडियो में जाइनो अपीयर करे। जिनो बिना ज्यादा सोचे तुरंत हाँ बोल देता है। उसका इतना इजीली अग्री करना देखकर सियोला और उसका मैनेजर दोनों ही सरप्राइज हो जाते हैं। डोंग डेमन मॉल में जिनो को पता चलता है कि लॉम एंटरटेनमेंट के अंडर फिलहाल सिर्फ सियोला ही आर्टिस्ट है। सियोला बताती है कि उनकी एजेंसी एक छोटी सी कंपनी है और अगर 3rd एल्बम फेल हो गया तो बैंक्रप्सी ऑलमोस्ट कंफर्म है। वो थोड़ा नर्वस होते हुए पूछती है कि क्या जिनो सच में एक फेलिंग एजेंसी के साथ जुड़ना चाहता है। जिनो कामली अश्योर करता है कि वो पीछे हटने का बिल्कुल प्लान नहीं रखता। वो बोलता है कि जब पहली बार उसने सियोला की आवाज सुनी थी तब से वो उसे भूला नहीं है और आज भी उसे वो आवाज बहुत खूबसूरत लगती है। ये सुनते ही सियोला शर्मा जाती है। थोड़ी देर बाद जिनो को गांग का कॉल आता है। गांग गुस्से में रिएक्ट करती है क्योंकि जिन्होंने कहा था कि उसके पास चेरी ब्लॉसम्स देखने का टाइम नहीं है और अब वो डोंग डेमन में किसी के साथ डेट पर दिख रहा है। जिनो एक्सप्लेन करता है कि ये डेट नहीं वर्क है और स्ट्रिक्टली बोलता है कि अगर उसकी मां को पता चला तो बड़ा हंगामा हो जाएगा, इसलिए गांग को चुप रहने के लिए कहता है। उसके बाद जिनो को आंट मेयोंग का कॉल आता है। वो गुस्से में उस पर बिट्रेयल का एक्यूजेशन लगाती है क्योंकि उसने सू का स्काउटिंग ऑफर रिजेक्ट कर दिया। जिनो एक्सप्लेन करता है कि उसे फॉर्मली स्काउट ही नहीं किया गया था और वो सिर्फ एक म्यूजिक वीडियो में अपीयर कर रहा है, लेकिन आंट मेयोंग पूछती है कि फिर उसने हाँ क्यों बोला। जिनो सिंपल सा जवाब देता है क्योंकि उसे साम पसंद है। ये सुनते ही डायरेक्टर जो नोटिस करता है कि आंट मेयोंग मुस्कुराने लगती है और उसे तुरंत समझ आ जाता है कि उसने फिर से सेल्स बढ़ाने का कोई नया तरीका सोच लिया है। आंट मेयोंग फिर पूछती है कि क्या जिनो को किसी स्पॉन्सरशिप की जरूरत है। बाद में वो अपनी स्टाफ से उस गाने के बारे में पूछती है। स्टाफ बोलता है कि गाना अच्छा है और सिंगर भी हिट है। एक मेल एम्प्लॉय एडमिट करता है कि उसे पर्सनल अटैचमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो मानता है कि आर्टिस्ट का लेवल अभी सू के सपोर्ट के लायक नहीं है। जब आंट मेयोंग से पूछा जाता है कि वो किस बेसिस पर डिसीजन ले रही हैं, तो वो कॉन्फिडेंटली बोलती हैं कि अपने जजमेंट और अपने बेटे के जजमेंट पर, और ये भी कहती हैं कि जब सब कुछ ऑलरेडी मूव कर चुका है तो अप्रूवल के लिए आगे बढ़ना चाहिए। डायरेक्टर जो कमेंट करता है कि इस डिसीजन पर शायद सीईओ से डांट पड़ सकती है। म्यूजिक वीडियो शूट के दिन लॉम एंटरटेनमेंट का सीईओ थोड़ा कंसर्न होता है और डायरेक्टर जो से पूछता है कि क्या सू वाकई सब कुछ स्पॉन्सर कर रहा है, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट फेल हो गया तो पेनल्टी फी देनी पड़ सकती है। डायरेक्टर जो रीअश्योर करता है कि ऐसा कुछ नहीं है और
कैजुअली बोलता है कि बजट में अभी थोड़ा पैसा बचा है तो क्या एक कार ब्लास्ट जैसा सीन ऐड कर दें। सीईओ तुरंत मना कर देता है और बोलता है कि जब थीम अनरिक्वाइटेड लव पर बेस्ड है तो इतना एक्सट्रीम सीन बिल्कुल सूट नहीं करेगा। इसके बाद शूट ऑफिशियली स्टार्ट होता है। जिनो एनवायरनमेंट के साथ काफी इजीली अडेप्ट कर लेता है, जबकि सियोला को बार बार करेक्शंस मिलती हैं। धीरे धीरे वो थोड़ा डिस्करेज फील करने लगती है, लेकिन शूट फिर भी आगे बढ़ता रहता है। सिला का मूड देखकर जूनो आगे बढ़ता है और उसे कामली रियश्योर करता है। वो समझाता है कि डायरेक्टर कभी कभी ज्यादा ही एंथुजियास्टिक हो जाता है और क्रिटिसिज्म कोई नई बात नहीं है। खासकर डांस सीन्स के टाइम पर तो सिला ये सब पहले भी फेस कर चुकी है। फिर जिनो उससे एक ऑड सा एडवाइस देता है। वो कहता है कि उसे इमेजिन करे जैसे वो ग्रिल्ड पोक बेली हो। ये सुनकर सिला बिल्कुल फ्रीज हो जाती है और थोड़ी सी घबरा भी जाती है, सोचते हुए कि ऐसे थॉट्स से कहीं उसका वेट ना बढ़ जाए। लेकिन जिनो तुरंत बात क्लियर कर देता है। वो कहता है कि सिला एक्चुअली रोल में डीपली इमर्स हो जाती है, जो क्लियरली दिखाता है कि उसके पास रियल टैलेंट है। इसीलिए वो सजेस्ट करता है कि ग्रिल्ड पोक बेली की जगह उसे इमेजिन करे जैसे वो एरिक साइन वाली गिटार हो। ये सुनते ही सिला शॉक में आ जाती है और बोल पड़ती है कि ऐसी गिटार की वैल्यू तो 20 मिलियन के आसपास होगी। सिला के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर डायरेक्टर तुरंत अलर्ट हो जाता है और कैमरामैन को इंस्ट्रक्ट करता है कि ये एग्जैक्ट मोमेंट कैप्चर हो जाना चाहिए। शूट आगे बढ़ता रहता है और कैमरामैन नोटिस करता है कि सिला के अराउंड का एटमॉस्फेयर काफी चेंज हो चुका है। सीन्स शूट करते हुए वो जिनो की तरफ देखता है और सोचता है कि आखिर कौन सा एडवाइस था जिसने इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया। इसी मोमेंट पर जिनो को रियलाइज होता है कि वो गिटार मेटाफर की पावर के सामने हार चुका है। तभी 3 डायरेक्टर्स एक साथ कट बोल देते हैं और सीन एंड हो जाता है। उसके बाद शूट का हाईलाइट सीन फिल्म किया जाता है, जो रिवील होता है कि असल में फीमेल लीड की इमेजिनेशन का हिस्सा है। एक मेल स्टाफ मेंबर कमेंट करता है कि सिंड्रेला मोटिव यूज करने से सीन थोड़ा सैड लगता है। डायरेक्टर जो ऐड करती है कि सिनॉप्सिस का पर्पस ही यही है, उस सैडनेस को ब्यूटीफुली पैकेज करना। लेकिन वही स्टाफ मेंबर डाउट एक्सप्रेस करता है और बोलता है कि क्या ये रियल